एक ऐसी शख्सियत से अगर आप रूबरू होते हैं जिसके मतलब इतने इस तरह के विस्फोटक विचार हैं, वो आपको आपको और आपके लेखन को भी बहुत छोटा मान करके चल रहा है। जैसा कि आप देखेंगे उस उपन्यास में। कि आपको क्या लगता है कि ये जो प्रमित है, ये जो बातें कह रहा है, ये जो कविताएँ कह रहा है, वो कह रहा है कि दुनिया के तमाम लेखकों में मैं कहता हूँ तुमसे मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो, यदि तुमने नहीं जाना है कब्र के सन्नाटे को। वो कहता है। तो वो जो कह रहा है आपको, तो ये आपके दिल दिमाग को झंझोड़ने वाली बात है। देखिए, ऐसा है कि गांधी के पत्रों सरला देवी को जो पत्र लिखे थे गांधी ने, उन पत्रों पर जेरेल्डीन फोर्ब्स एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, उन्होंने एक किताब निकाली, लॉकडाउन के दिनों की बात है। उसमें गांधी की उनकी भूमिका है लिखी हुई और गांधी के पत्र संकलित। और वो किताब संयोग से, जैसे जेरेल्डीन से मेरी मुलाकात पहले भी कलकत्ते में हुई है, कई बार आती रही है कलकत्ता, क्योंकि उन्होंने सरला देवी के लड़के से भी 1976 में पत्र दिए थे और 40 सालों से वो ये पत्र सारे आर्काइव्स में ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि देखिए, सरला देवी के पत्र जला दिए गए, लेकिन 4-5 पत्र मिल गए उनको। तो मतलब कि इसलिए ये था कि मतलब कि एक उन्होंने ये किताब निकाली और जब बात हो रही थी दिन जूम पर, ये जो होता है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सरला देवी के का जीवन बहुत औपन्यासिक है। उसमें एक उपन्यास है जो उपन्यासकार ही लिख सकता है, एज ए हिस्टोरियन हम नहीं लिख सकते। अच्छा, फिर मुझे वो किताब जो हमारी कॉमन फ्रेंड है उनके थ्रू मिल गई और मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद मैंने सरला देवी की आत्मकथा पढ़ी। फिर सरला देवी के निबंधों का, कविता कहानियों का एक संकलन, 2 संकलन है, वो बांग्ला में मैंने पढ़ना शुरू किया और गांधी की आत्मकथा तो पढ़ी ही। तो मतलब मुझे लगा कि एक तो जो सरला देवी का जो इतना जो एक रोशन व्यक्तित्व है, जो एक इतना एक चमकता हुआ एक ऐसी ऊंची प्रतिभा, जो इतनी गुणों की खान है कि उसको विवेकानंद अपने साथ रखना चाहते हैं। उसको माने हमारे सदी के जितने महामानव जी। आज विवेकानंद अपने साथ रखना चाहते हैं, गांधी उनको अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहते हैं, तो सरला देवी का नाम किसी ने सुना कैसे नहीं? तो एक तो ये कारण था और दूसरा ये कि मतलब कि वो जो एक समय था, यानी कि हम प्रेम को हम किस तरह से देखते हैं, तो हमारा जो समय है इसमें हम एक स्त्री पुरुष के प्रेम को एक बहुत सीमित दृष्टि से देख सकते हैं और उसमें उसी दृष्टि से देख करके सरला देवी पर इंटरनेट में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के माने आपको मिलेंगे कि गांधी बंगाली विदुषी के प्रेम में पड़ गए थे गांधी और आध्यात्मिक पत्नी, माने जिसमें एक चटखारापन, एक सेंसेशनल कुछ बनाने की इच्छा रहती है, उस तरह का। तो उसके पीछे कहीं मतलब एक उस औरत का जो इतनी बड़ी उसकी शख्सियत थी, इतनी वो गुणवान थी, अपने समय से इतना आगे का उसका सोच था कि गांधी अपना लिखा हुआ उसको पढ़ाना चाहते थे, उसका कहीं इतिहास में कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं है? तो ये था कि मैंने कि सरला देवी के प्रति एक मतलब कहीं फिर वो आप पढ़ते पढ़ते कहीं आप ही सरला देवी बन जाते हैं और आपको ये एक शोक होता है मन में कि मतलब कि एक ऐसी प्रतिभा को इस तरह निग्लेक्ट किया गया, उसके क्या क्या वजह रही हों। प्रेम भी जो है, उस प्रेम का एक कितना शुद्ध रूप, एक कितना नैतिक रूप आपको वहां उस प्रेम में दिखाई पड़ता है। जहाँ गांधी अगर प्रेम करते हैं तो उसको छुपाते नहीं है, वो सरला देवी को कहते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत प्रेम है, वो उनके पति को कहते हैं। इस जब से मैंने सरला को मैंने एक देवी की तरह मान लिया और मैं सुबह जब ध्यान करता हूँ तो सरला ही मेरे दिमाग में आती है। तो मतलब आप देखिए कि इसमें, क्योंकि इन सबके पीछे, इस प्रेम के पीछे भी दोनों के मन में, चाहे गांधी हो चाहे सरला देवी, एक बहुत बड़ा एक आदर्श है ना, देश को आजाद करने का संकल्प है, आदर्श है। अपने को गांधी ने किताब के कवर पे जो गांधी और हम जिन गांधी का चित्र देखते हैं, देखिए सब कुछ उन्होंने छोड़ा एक तरह से, जैसे हम कहते हैं कि एक निरावरण करना अपने को, माने सब कुछ। और वो सरला देवी को भी से भी यही चाहते थे कि वो ऐसा करें। तो मतलब कि ये जो प्रेम था, इसका एक क्या बैकग्राउंड था और इसका एक क्या इसकी ऊंचाई थी इस प्रेम की। अब ये प्रेम खत्म हो गया। कई लोग पढ़ के गांधी को बुरा भला कहते हैं कि गांधी का पितृसत्तात्मक सोच था या जो भी था, वो सबकी देखिए अपनी रीडिंग हो सकती है। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैंने कि इस कथा का सचमुच जो उपन्यास है उसमें एक बार सरला देवी की निगाह से इसको देखना। दोस्तों नमस्कार, बतकही श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। बतकही की इस श्रृंखला में आज हम एक खास मेहमान के साथ हैं जिनका साहित्य में एक कद है और मैं
एक खास मेहमान से आपका तारुफ यानी आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं। वो हैं अलका सरावगी जी। कौन नहीं जानता होगा जो साहित्य में रुचि रखता है कि अलका सरावगी जी का अगर मैं परिचय दूंगा तो ये कहीं न कहीं मेरा छोटापन होगा। कलकत्ता बाईपास से लेकर के शेष कादम्बरी और अभी जो हाल में किताब आई जिसकी बड़ी चर्चा है, गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय। हम लोग आज एक अनौपचारिक बात करेंगे। इस बातचीत में बहुत सारे उनके जीवन के, साहित्य के, समाज के सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अभिषेक गुप्ता जी हैं और कैमरे पर रोहतास जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बातचीत की जो शुरुआत है हम लोग वहीं से करेंगे जहां पर आपका जीवन का रचाव बसाव शुरू हुआ। क्या कुछ कलकत्ता को लेकर आपकी यादें हैं जो आज तक हम उनको बार बार अलग अलग जगहों पर सुनते हैं, समझते हैं, आपको आपकी लेखनी के माध्यम से हमको पढ़ने को मिलती हैं? दरअसल देखिए, कलकत्ता की के साथ जो जुड़ी हुई स्मृतियां हैं, या कि मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवासी जाति का एक पूरा स्थानांतरण, माइग्रेशन, तो ये जो सारी स्मृतियां हैं ये दरअसल मेरी साहित्यिक स्मृतियां नहीं है, ये मेरी दादी की सुनाई हुई कहानियों की स्मृतियां हैं। और जब मैंने कलिकथा लिखना शुरू किया तब तक मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि वो सारी स्मृतियां इस तरह से उस उपन्यास में आने वाली हैं। और बहुत सारी स्मृतियां उनमें जो जुड़ती गई वो उपन्यास लेखन की प्रक्रिया के दौरान ही ऐसा होता गया। यहाँ तक कि मैं मतलब उस कलकत्ता शहर को जैसे एक बार फिर से मैंने जन्म लिया हो इस तरह मैं देखने लग गई। जो मकान थे उनका जो आर्किटेक्चर था, यानी कि अब मैं देख के बता सकती हूँ कि मकान कब बना होगा। और पहले मुझे लगता था कि जैसे मैं दिल्ली जाती थी कि इतना इतिहास है, कोने कोने में इतिहास है, कलकत्ता में ऐसा नहीं है। लेकिन तब मुझे दिखाई देने लग गया कि हमारे मकान के पीछे में कहीं एक पुराना मकान झांक रहा है जो अंग्रेजों का बनाया हुआ मकान है, या कोई पेड़ है जो अंग्रेजों का लगाया हुआ बहुत पुराना पेड़ है जिसमें बरसों से चिड़िया आती रही है और शायद फिर उनकी संतानें उसी तरह आती रही है। एक कहानी मैंने लिखी एक पेड़ की। तो ये जो स्मृतियां थी, आप सच पूछे तो इन स्मृतियों का भी जैसे एक फिर से रचाव हुआ। जो बचपन में दादी की सुनी हुई कहानियां थी कि देश से आते थे और देश में बहुत लोग यहीं रह जाते थे, या जो विरहीन जो औरतें रहती थी बिल्कुल एक विरह में जीवन काटती थी और कई बार लौट के ही नहीं आते थे, इस तरह की तमाम कहानियां सुनती थी। और हमारी बड़ी बहन की जब शादी हुई तब मारवाड़ी गीत गाए जाते हैं शादियों में, तब मैंने वो गीत मतलब ऐसे रुचि से मैंने वो गीत सुने थे और याद कर लिए थे, मुझे याद हो गए थे। लेकिन जब मैं लिखने लग गई उपन्यास तब बहुत सारी बातें जैसे एक साथ जुड़ती चली गई, और तब मुझे ये पता चला कि उन गीतों में जो विरह का स्वर था वो सारा का सारा मतलब एक जैसे पूरा एक जो कल्चर तैयार होता है कि माने जिसमें एक बहुत बड़ी घटना इस तरह की हुई होगी कि बहुत सारे पुरुष चले गए, सिर्फ औरतें रह गई या बूढ़े रह गए या बच्चे रह गए, और फिर वो कमाने के लिए गए हैं, वो कब लौट कर आएंगे कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि रेलगाड़ियां 1864 में रेलगाड़ी शुरू हो गई थी दिल्ली से रानीगंज तक और बाद में कलकत्ता भी, लेकिन तो भी मतलब रास्ता बहुत दुष्कर था और बहुत लोग मर जाते थे। फिर जो लोग आसाम गए, मलेरिया उनको हुआ, मैंने इस तरह की तमाम कहानियां हैं जो उसमें स्मृतियों का जैसे जैसे तहों पे तहे मतलब जैसे लगातार शहर को लेकर के भी, और जो ये प्रवासी जीवन का जो शहर था उसको लेकर, जो अंग्रेजों का जो कलकत्ता था उसको लेकर, वो तमाम स्मृतियां फिर इस तरह से जुड़ती चली। कलकत्ता को देखते हैं तो उसमें कई सारी धारणाएं भी आती हैं जो मारवाड़ी समाज को लेकर के हैं। आप उस समाज का हिस्सा भी रही हैं जहां पर शब्दों की महत्ता का मायने कम रहा है और बाकी चीज़ों का मायने ज़्यादा रहा है। आपने जब शब्दों की दुनिया में आपका की यात्रा शुरू हुई तो क्या था जो पहली बार अभिव्यक्त होने के लिए बेचैन था? देखिए, ये सब बहुत कुछ एक संयोग की तरह घटित जी। क्योंकि मतलब हमने जिस स्कूल में पढ़ाई की वो हिंदी भाषियों का स्कूल था, तो वो एक तरह का घेटो होता है जिसमें मतलब आप अपने ही जैसे लोगों से मिलते हैं, और आपको जो उसके बाहर जो संस्कृति है जिसमें आप रह रहे हैं, जिसका हिस्सा बन के रह रहे हैं, वो कुछ रविंद्र संगीत के माध्यम से या कुछ ऐसे ही जो ब्रह्मचारी एक नृत्य शैली है उसके माध्यम से, या कुछ जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं स्कूलों में, और या कुछ जो बांग्ला टीचर्स होती हैं जो और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हैं, तो उतना भर आपको मतलब एक बंगाल में रहने का उसका आपका एहसास जो है वो उतना भर होता है। लेकिन उसके बियॉन्ड मतलब जो एक जीवन था वो धीरे धीरे मतलब कि
मतलब समझिए कि लिखने के दौरान ही मतलब प्रकट होता गया। और लिखना भी एक ऐसा संयोग था कि मैंने एक बच्चों के कोष में काम करना शुरू किया, जहाँ मुझे अशोक सेक्सरिया मिले, जो एक पत्रकार रह चुके थे और कहानीकार, और वो गुमनाम नामों से कहानियाँ लिखते थे, गुणेंद्र सिंह कंपानी के नाम से। और बाद में प्रयाग शुक्ल ने उनका एक संकलन निकाला उनके सामने ही। तो अशोक जी के साथ में ये था कि वो, उनमें पता नहीं एक ऐसा गुण था कि वो सबको एक लेखक बनाने की वो उनकी एक इच्छा, और बहुत उनकी तीव्र इच्छा रहती थी। तो मेरा ख्याल है कि जो भी उनके पास में आता था और उनसे कोई, और वो इस तरह के थे कि आप उनसे कोई भी बात कर सकते हैं। तो मैं करीब 24 साढ़े 24 साल की रही होंगी जब मैं उनसे मिली। तो मैं उनको कई बातें ऐसे ही बताती थी, कई कॉलेज की बातें, कोई स्कूल की बातें, या कई अपने घर परिवार की बातें। तो वो कहते थे कि इनको लिख दीजिए। तो मुझे लगता था कि इसमें लिखने लायक जैसा क्या है। तो इसी तरह करते करते मैंने कुछ एक आध फीचर्स, और राजकिशोर जी उस समय कलकत्ते से परिवर्तन नाम की पत्रिका निकाल रहे थे। तो वो जैसे अंग्रेजी स्कूल में मेरा पहला दिन, इस तरह का मतलब मैंने इस तरह के जो आर्टिकल्स थे। फिर लिखते लिखते फिर मैंने डॉक्टरों पर कुछ आर्टिकल्स मैंने लिखे, कि मतलब कि जो तरह तरह की जो चिकित्सा प्रणाली और चिकित्सा में जो धांधलियाँ होती, मतलब मैं अपने को एक पत्रकार के रूप में देख रही थी। और मैंने एक पत्रकारिता का इस बीच एक डिप्लोमा कोर्स भी कर डाला 1 साल का। तो मैं बल्कि मुझे ये लग रहा था कि जो भी हम दुनिया में अपने आसपास देख रहे हैं, उसको एक पत्रकारिता के ज़रिए उन बातों को मतलब देखा जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, कुछ सॉल्यूशन खोजे जा सकते हैं। और नवभारत टाइम्स में एक 8वां कॉलम निकलता था, तो उसमें भी मैं लिखने लग गई। तो ये करते-करते एक कहानी मैंने लिख डाली, जो पहली मेरी कहानी जो रविंद्र कालिया ने छापी वर्तमान साहित्य के महाविशेषांक में, आपकी हँसी। तो देखिए, ये भी एक कारण ये था कि जो आप कहते हैं ना कि जो बेचैनी कहाँ पर हुई। तो देखिए, ऐसा था कि मतलब कि हम जिस दुनिया में पले-बड़े, वो एक अर्थ प्रधान दुनिया तो ज़रूर रही होगी, लेकिन वो एक मध्यवर्गीय दुनिया थी, जिसमें बाकी लोग हमसे ज़्यादा पैसे वाले थे। और हम जैसे उनके कुछ गरीब रिश्तेदार होते हैं, कुछ गरीब, ज़्यादा नहीं भी तो इस तरह के थे। तो वो एक एक जो सेंसिटिविटी आपकी होती है तैयार, और फिर वो सेंसिटिविटी जो मेरी मतलब मेरे बचपन में और हमारे आसपास के लोगों को देखते हुए जो तैयार हुई होगी, और कहीं न कहीं वो सेंसिटिविटी जब अशोक जी से मैं मिली, तो अशोक जी सेक्सरिया भी एक मारवाड़ी है। लेकिन अशोक जी अपने समाज में उस तरह से ही थे, जैसे कि हंसों के बीच में कोई कौवा रहे। यानी कि जो अपने को हंस समझते हों, यानी कि अपनी पैसे के बल पर। और अशोक जी बिल्कुल फ़कीराना वेश में रहते थे, और बाल-वाल उनकी दाढ़ी-वाढ़ी बढ़ी रहती थी, चप्पल आदि टूटी रहती थी, वो ऐसे ही, और हाथ में छाता लिए और घुसा-पुसा कुर्ता-पजामा खादी का पहने वो जहाँ-तहाँ दिख जाते थे। तो अशोक जी की कोई कद्र नहीं थी उस दुनिया में। तो मैंने ये जो पूरा जो डायलेक्टिक्स था ना, कि माने कि एक समाज जिसका मैं अंग थी, और जहाँ जिन चीज़ों की प्रधानता थी, और उसके वीज़ा-वी वो समाज क्या अशोक जी को ठुकराता, अशोक जी ने उस समाज को ठुकराया था। क्योंकि अशोक जी ने एक शब्दजीवी होने की जो साधना होती है, वो अशोक जी ने की थी। तो अशोक जी मेरे लिए चूँकि प्रतिमान बने, तो इसलिए मेरे लिए मेरा रास्ता तय करना और मेरे लिए चुनाव करना, ये बहुत सहज होता गया। और जो पहली कहानी मैंने लिखी, तो वो भी कहानी शायद इसी सेंसिबिलिटी की कहानी थी, कि एक धनाढ्य परिवार में हम जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक आदमी है, जो कि मालिक का शायद रिश्तेदार ही है, लेकिन वो काम सारे नौकरों के करता है। तो जो हमारी जो एक हायरार्किकल सोसाइटी है, जिसमें सब लोगों की जगह तय होती है, तो उस आदमी की कोई जगह तय नहीं है। ना वो नौकर है, ना वो मालिक है। और उसको लोग पागल की तरह ट्रीट करते हैं, उसको कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। वो अजीबो-गरीब चौड़े-चौड़े पजामा पहने, इधर से उधर फटर-फटर करता, सबका काम करता घूमता है, बड़ा खुश दिखता है, हँसता रहता है। तो कहीं न कहीं वो जो हाशिए पर फेंका हुआ आदमी है, वो शायद मतलब मेरे दिल में, दिमाग में उसने जैसे एक कब्ज़ा किया। और इसलिए कि जो मैंने एक समाज की बात करते हैं, जिस समाज से मैं आई हूँ, तो उस समाज को भी एक क्रिटिकल निगाह से देखने की दृष्टि मेरी वहीं से विकसित हुई। अंकल जी, एक साधारण सा सवाल है, पहले वो पूछ लेता हूँ कि आपकी पहचान एक कथा लेखक की रही है, और पहली पुस्तक से अब तक आप कथा लेखन में ही सक्रिय हैं, लेकिन शोध के लिए आपने कवि को क्यों चुना? जी, देखिए, रघुवीर सहाय वैसे कवि तो नहीं है जैसे कवि होते हैं। और मेरा चूँकि एक तरह की बहुत पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई,
क्योंकि अशोक जी समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, किशन पटनायक, सच्चिदानंद सिन्हा, सुनील वगैरह, जो माने जो एक थिंक टैंक जिनको आप कह सकते हैं कि एक वैकल्पिक राजनीति के, उनकी किताबें भी हैं इस तरह की। तो वो लग और सामयिक वार्ता निकलती थी जो अशोक जी जिसका संपादन करते थे, बहुत सारी चीज़ों का मैं अनुवाद कर देती थी, पढ़ तो लेती ही थी। तो मतलब कि हमारी एक जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो रही थी जिसमें मतलब हम देश की राजनीति को जो कि आप कली कथा में देख सकते हैं, और शायद मेरे सभी उपन्यासों में एक जो राजनीति का अंडर करंट आपको दिखाई देगा। तो मेरी उस तरह की बहुत एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ पर इतने लोगों से मिलते जुलते, जो बहुत सारे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन जो देश भर में फैले हुए थे। कुछ ऐसे लोग थे जो पहले नक्सली रह चुके थे, मनोरंजन व्यापारी के नाम से बांग्ला के लेखक भी हैं, तो वो भी वहाँ आते थे। तो मतलब कि ये जो तमाम राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे, एक उत्तर बंग का तपशीली जाति का आंदोलन था, इस छत्तीसगढ़ के मैंने बहुत तरह तरह के आंदोलन थे, जो मेधा पाटकर का जो आंदोलन था उससे जुड़े हुए लोग थे। तो मतलब कि उसमें उस माहौल में ये बहुत ही सहज था कि मैं रघुवीर सहाय जैसा कोई कवि हूँ, जिसको मैं कवि के रूप में नहीं देख रही हूँ, लेकिन मतलब उस चेतना को देख रही हूँ जो उस राजनीतिक सामाजिक चेतना से बहुत वाकिफ है, और उसका वो ऐसा आलोचक है जैसे उसकी उसकी जो महीन और जो इतनी नुआंस्ड आलोचना जो रघुवीर सहाय करते हैं, तो वो तो मतलब मुझे बहुत ही अद्भुत लगती है। और मतलब कि अब जैसे उनकी जो कविता है आपकी हंसी, जिस पर ही मैंने शीर्षक के लिए अपनी पहली कहानी का, तो ये देखिए कि मतलब कि मैं एक ऐसी दुनिया को लगातार देख और समझ पा रही थी जिसके लिए हमको जो इतिहास की किताबों में बताया जाता है या इवन जो अखबारों में जो पढ़ते हैं राजनीति के बारे में, उससे ये बहुत एक अलग राजनीतिक दुनिया थी। और ये बहुत क्रिटिकली आज़ादी के आंदोलन के बाद जो हुआ, यानी कि जो मोह भंग हुआ 1967 में, उनका आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का जो पहला संग्रह छपा, और वो लोहिया की राजनीति संसद में देख रहे थे। तो ये और रघुवीर सहाय के बहुत सारे लेख हैं, उनके सिर्फ कवि ही नहीं है, पर कविता में मैंने जैसे एक अद्भुत चीज पैदा होती है। तो मुझे लगा कि मतलब कि वो बहुत ही वो मतलब एक जो कौतुक होता है ना, जो रचना में जो एक कौतुक पैदा होता है कि मतलब कि शब्द तो वही होते हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल कविता भी लिख रहे हैं, किंतु उसमें एक ऐसा मतलब आप उसमें एक साधारण से शब्दों के जरिए भी आप कुछ उसमें एक ऐसा कौतुक या एक ऐसा क्या कहें कि तीर पैदा करते हैं कि जो बहुत ही मतलब आपको एक तरह से पूरी चीजों को आपको खोल करके रख देता है। तो मुझे रघुवीर सहाय का ऑब्वियसली अशोक जी के कारण ही मेरा रघुवीर सहाय से परिचय हुआ, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो पहले मैंने एक एमफिल की थीसिस लिखी उनकी कहानियों पर, कि रघुवीर सहाय की कहानियों में यथार्थ। तो ये पहले क्योंकि उनका एक संग्रह भी है यथार्थ यथास्थिति, तो यथार्थ शब्द को लेकर ही मैंने पहले उसको लिखा, और फिर उसके बाद में फिर जब मैंने कविताएं पढ़नी शुरू की तो मतलब वो एक अलग दुनिया जैसे मेरे लिए खुल गई, और मैं चलते फिरते रघुवीर जी की कविताएं घर में भी बोलती रहती थी, तो लोगों को आश्चर्य होता था सुन के। और मैंने देखा कि उन कविताओं का उन लोगों पर भी इम्पैक्ट होता है जिनका वैसे साहित्य से या उस वैकल्पिक राजनीति से जिनमें उनका कोई सोच नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, पर वो भी एक मिनट उन कविताओं से चौंकते हैं। तो ये कारण था कि रघुवीर सहाय पर रिसर्च। आपने कभी कविता लिखने का प्रयास नहीं किया? किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया है। कभी कभी कविताएं लिखी हैं, एकाध अशोक जी को भी पढ़ाने की भी हिम्मत भी की थी, कभी कभी फेसबुक पर भी इधर में कुछ डाली कविताएं। तो लेकिन मतलब मुझे लगता है कि जो मेरा कथ्य है वो इतना उसका कैनवस, एक तो क्योंकि उसमें सिर्फ मतलब एक चरित्र नहीं होता है या एक कथ्य नहीं होता है, या सिर्फ उसको आप मतलब एक किस्म की राइटिंग नहीं कह सकते हैं, माने उसको आप उस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो शायद उसके लिखने के लिए कथा ही लिखी जाए, कथा लिखनी जरूरी है। जी, लेकिन आपके उपन्यासों में तो कविताएं बार बार आती हैं। जी हाँ, मुझे कविताएं क्या कविता मतलब लिखने का एक जो लोभ है कि भले ही संग्रह ना सही लेकिन छिटपुट कविताएं लिखनी है? हाँ, कभी कभार मतलब मन होता है कविताएं लिखने का, पर शायद मतलब एक हर आदमी एक अपना ईडियम शायद पा लेता है या बन जाता है पहले। तो मेरा ख्याल है कि मैंने, और कविता मुझे काफी मतलब एक ऊंची चीज भी लगती है,
कि मुझे लगता है कि कविता ऐसे ही नहीं लिखी जा सकती है, मतलब कि उसको लिखने के लिए आपको माने एक जिस तरह की, क्योंकि भाषा तो वही है और शब्द भी वही है। अभी मैं मुक्तिबोध का पढ़ रही थी तो मैंने 2 पाठों के बीच पढ़ गया, और वो ये ट्रेजेडी बड़ी नीच है। तो देखिए मतलब बहुत साधारण तरीके से जो एक कवि है वो इतनी बड़ी बात कह जाता है कुछ ही शब्दों में, तो मुझे लगता है कि वो भी एक शायद सबके पास में वो काबिलियत नहीं होती। ये जो आपने बताया कि समाजवादी राजनीति से आपका जुड़ाव था और इतनी सारी बात लोगों के साथ आपका जुड़ाव बना, ये किस समय की बात है? मतलब लगभग वही 24 साढ़े 24 साल की मैं थी तब। जी जी। तो अशोक जी के साथ 30 बरस बीते समझिए। इस बीच किशन पटनायक की डेथ हो गई, सच्चिदा जी काफी बूढ़े हो गए, नहीं आते थे। सुनील जी की भी डेथ अशोक जी के जस्ट पहले ही हो गई, लेकिन बहुत लोग आते थे। मतलब मेरे लिए उनका जो कमरा था वो एक अस्त व्यस्त कमरा था, जिसमें एक खाट डली हुई थी जो अशोक जी का बिस्तर और पढ़ाई की टेबल, मिलने जुलने वालों से सब वही एक स्थान था। बाकी हम लोग जैसे कुछ टूटी फूटी कुर्सियां रहती थी उन पर बैठ जाते थे, ज्यादा होने से दरी पर बैठते थे, और वो सिगरेट पीते रहते और चारों तरफ किताबें और अखबार बिखरे रहते थे। तो मतलब कि अब वो जो एक कमरा था, लेकिन पर हर जो आदमी आता वो वहाँ चला आता था। मतलब मैं अशोक वाजपेयी से, निर्मल वर्मा से, कुंवर नारायण से, कृष्णा सोबती से, सबसे उस कमरे में मिली। तो ये समझिए कि वो एक हमारे लिए एक विंडो टू द वर्ल्ड था, माने जो हमारे घर में तो बिल्कुल संभव नहीं था। मेरा तो एक जीवन बहुत एक साधारण जो एक आम औरत का जीवन होता है, गृहस्थ का, बच्चे थे छोटे थे, तो मेरे लिए लेकिन वो कमरा ऐसा था कि जैसे कि वो मतलब एक पूरी दुनिया को जानने का और समझने का एक मौका था, एक खिड़की थी मेरे लिए। तो इसलिए मतलब वो लगातार मतलब वहाँ पर लोग आते थे, साहित्य से जुड़े हुए लोग भी आते थे, तरह तरह के लोग आते थे। अशोक जी के पास मैंने इस तरह के लोग भी आते थे जो संस्थाएं, उनके पिता ने स्कूलें और भारतीय भाषा परिषद जैसी संस्थाएं बनाई थी, तो उनके जो कर्मचारी थे वो अपने दुख लेकर के आते थे, मैंने प्रबंधन से झगड़ा करने के लिए। फिर अशोक जी जा करके वहाँ सीढ़ियों पर धरना देने बैठ भी जाते थे, तो कभी कभी हम भी उनके संग जा करके धरने में बैठ गए। तो कभी ये आपके जो नंदीग्राम का जो कांड हुआ था, तो अशोक जी ने, ममता बनर्जी धरना दे रही थी धर्मतल्ला में, तो अशोक जी गए, तो हम भी जा करके अशोक जी के साथ बैठे थे। मतलब कि हमारे लिए वो ये था कि मतलब कि जैसे एक चमत्कार घटित होता है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको आप मतलब जानते हुए ही आप बहुत चीजें आप जान लेते हैं, और जो उनके पास आते हैं और सबकी जो बातें होती हैं, तो उन बातों से ही मतलब आप बहुत कुछ ऐसा जान लेते हैं और आपकी एक समझ जो है वो बनती है। क्योंकि देखिए जो समझ, जिसको अंग्रेजी में हम इंसाइट कहते हैं, उसको किसी के लिए भी बनाना, और ऐसा कोई शिक्षक नहीं होता है जो इंसाइट सचमुच बना सके। अगर मुझे कहिए कि मैं किसी की बना सकूं तो मुझे लगता है असंभव है। और यही कारण था कि हम किसी से भी अगर मिलते, जो मतलब जो जैसे मैंने कॉलेज में पढ़ाया, तो जो लड़कियां कहती थी कि हम मैम ये कहानी देख लीजिए, तो मैं कहती थी आप चलो अशोक जी के घर में, तो अशोक, सबको मैं अशोक सेक्सेरिया से मिलाने ले जाती थी, क्योंकि अशोक जी ऐसे थे कि एक तो उनके पास सबके लिए धीरज होता था, वक्त होता था, और मतलब वो दुनिया से बिल्कुल जैसे एक अलग ही थी। और एक तरह से वो लेखक बनाने की, कब किसी ने कहा भी है उनके किसी मित्र ने कि लेखक बनाने की फैक्ट्री थे अशोक जी। मतलब उनके घर में भी जो बालेश्वर जी रहते थे, उनकी पत्नी ने भी एक नौकरानी की कहानी करके किताब उनकी पढ़नी शुरू। मतलब कि वो हम सबको जैसे एक लिखना लिखना का जो कर्म है, जो आशय है, उससे बढ़कर जीवन में और कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रतीति है, और ये शायद सबसे बड़ी इंसाइट है जो आपको बाकी सब चीजों के लिए तैयार करती है, यानी कि एक ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार होना। तो उनसे अब हमारे समाज में तो कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि अभी भी लिख रही हो, जैसे कि लिखना कोई बुरा काम है। लिख दिया भाई, कभी शौकिया लिख डाला, फिर क्या अच्छा अभी भी लिख रही हो, अच्छा अभी क्या लिख रही हो, तो प्राय मैं बताना भी नहीं चाहती कि क्या लिख रही। तो वो मतलब एक जो है ना कि मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप जिस समाज से आते हैं उसकी विचारों से, उसकी विचारधाराओं से आप सहमत हो, ऐसा नहीं है। कई इंटरव्यू में आपने अशोक जी के बारे में बात की हुई है, लेकिन कभी ये सुनने को नहीं मिला कि आपकी जो असहमतियां रही हों कुछ मुद्दों पर। हाँ, बहुत असहमतियां रही। तो हम चाहते हैं कि उन बातों के बारे में भी कुछ कहिए आप। एक तो ये था कि अशोक जी इतने डेमोक्रेटिक थे कि, और इतने उदार थे कि आप उनसे अपनी बात को मनवाने के लिए आप कितनी लड़ाई कर सकते हैं।
वो कभी नाराज कोई इस बात पर कभी भी नहीं होंगे कि आप उनका विरोध कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत खुश होते थे। जैसे कि एकदम जो शुरुआत का जो मेरा जो ये एक फीचर छपा था परिवर्तन में, उसका नाम था अंग्रेजी स्कूल में मेरा पहला था। तो उसमें एक ये कहानी थी कि मतलब कि हिंदी स्कूल से एक लड़की अंग्रेजी स्कूल में, एक बच्ची जाती है और पूरी क्लास उस पर हंस रही है क्योंकि टीचर ने कुछ ऐसा शब्द कहा है जो उस बच्ची को उसका अर्थ पता नहीं है, लेकिन बाकी सबको पता है। तो वो जब पूरी क्लास हंसती है तो वो हमेशा डिक्शनरी खोजती रहती है कि वो कौन सा शब्द था, लेकिन अब वो शब्द को भूल गई है। तो मैंने अशोक जी को कभी ये बात बताई होगी, और फिर उसके बाद में मैं जब कॉलेज में गई तो फिर वही एक तरह से वही घटना रिपीट होती है कि अब वो जैसे वो एलिस इन वंडरलैंड में कहानी है ना कि वो लड़की छोटी हो जाती है केक का टुकड़ा खा करके। तो मैंने अशोक जी को कहा कि मुझे लगा कि मैंने केक का टुकड़ा खा करके मैं वापस वही लड़की बन गई हूँ जो जिस पर पूरी क्लास हंसी थी और उसको पता नहीं। तो अशोक जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप इसको लिख लीजिए। मैंने कहा इसमें लिखने जैसा क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको लिखिए। तो उनके कहने पर ही मैंने लिखा। तो अशोक जी ने उसमें एक शब्द बदल दिया। उसमें वो शब्द था कातर, कि वो बचपन कितना कातर था, ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो अशोक जी ने कातर शब्द उनको पसंद नहीं आया होगा। तो इस बात को मेरे समझने की मेरी तो उस समय इतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं इस बात को समझूं कि उनको कातर शब्द क्यों नहीं पसंद आया, क्योंकि अब तो मैं भी समझ सकती हूँ। हो सकता है कि मैं भी अब कातर शब्द नहीं लिखूं, लेकिन अशोक जी ने उस शब्द को बदल दिया। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं बहुत गुस्सा हुई। मैंने कहा कि आपने सोचिए कि मतलब कि एक नया लेखक जिसका पहला एक छोटा सा फीचर किसी गुमनाम पत्रिका में छपा है, मैंने अशोक जी से कहा कि आपने मुझसे बिना पूछे मेरा शब्द कैसे बदल दिया, और जो बात कातर शब्द में है वो शब्द उन्होंने क्या लिखा था मुझे ध्यान नहीं है वो शब्द। मैंने कहा उस शब्द में तो बात है ही नहीं। तो अशोक जी मुझे समझाने की चेष्टा करते, मैंने कहा नहीं मैं आपकी बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार। तो ये हमारे संबंध की शुरुआत थी बिल्कुल। मतलब तो अशोक जी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि मैं अपने शब्दों को लेकर के इतना झगड़ा उनसे कर सकती हूँ। तो ये हमारे रिश्ते की मतलब आप समझिए कि एक नींव थी जो जहाँ से हमने शुरुआत की। तो अशोक जी से मैं बहुत परेशान होती थी और बहुत कई बार बड़बड़ाते हुए भी लौटती थी उनके घर से, और कहती थी कि मतलब कि बहुत ही मुश्किल है, कुछ भी लिखना तो इतना मुश्किल है, और कुछ भी और क्या आदमी लिखे और क्या इनको पसंद आता है, क्या पता नहीं क्या। तो मैंने बहुत ही, क्योंकि ये समझ में नहीं आता था कि वो क्या चाहते हैं, वो उतने आर्टिकुलेट भी नहीं थे, थोड़ा हकलाने भी लगते थे, और अपनी बातों को उनमें इतनी विनम्रता थी और एक इस तरह का एक वो उनमें क्या कहें कि मतलब कि इतना मैंने अहंकार जिसमें हो ही नहीं कि वो उनको ये विश्वास ही नहीं था कि वो किसी को पढ़ा सकते हैं, वो किसी को कुछ बता सकते हैं। तो इसलिए कोई भी आदमी, मतलब कई बार ऐसा होता था कि समझिए कि आप आए मिलने के लिए, तो आपने अशोक जी से अपनी बड़ाई माननी शुरू की कि देखिए मैंने बतकही में इतने लोगों का इंटरव्यू ले डाला है और मेरे ये लोग आए थे, उनसे मैंने ये सवाल पूछा और वो सवाल पूछा और लोग समझते नहीं है। तो अशोक जी सबकी बात सुनते रहते, वो आगे इतना बोलता रहता। अब हमारे जैसे लोग तो थोड़े इम्पेशेंट किस्म के बचपन से ही रहे, तो मैंने फिर बहुत देर तक मैंने भी सुना। अब वो मैंने सब कुछ ग्रे हो गया था, आसमान भी एकदम जैसे बादल, और अशोक जी का कमरा, अशोक जी खुद भी पूरे वैसे ही कपड़े पहनते थे, धुआं और धूल। फिर मैंने एकदम मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आपको क्या लगता है कि आपकी बात अभी तक अशोक जी समझ नहीं पाए? 5 बार तो आप बोल चुके हैं इस बात को, और आप कितनी बार उनको बोलेंगे ये एक ही बात? तो अशोक जी चौंके, और फिर उन्होंने मुझे, जब चला गया तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई कि मतलब कि ऐसे। तो मैंने कहा लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ऐसे ही कोई आ जाता, कुछ भी वो लिखता, फिर अशोक जी उसका करेक्शन करने बैठते, उसको कुछ कुछ बताते करते। मैंने कहा कि आप एक गधे को घोड़ा बनाने की चेष्टा में लगे हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आप मतलब उसको बेसिक उसको कुछ भी समझ नहीं है, आप इतना माथा खपाते हैं अपना उसके ऊपर। लेकिन ये अशोक जी थे। तो देखिए हम ये अच्छी तरह जानते थे कि अशोक जी जैसी करुणा और अशोक जी जैसी क्या कहें, कौन सा करुणा ही शब्द शायद एक है, कि वैसी करुणा हमारे में तो हो ही नहीं सकती। 30 साल रह करके भी नहीं हुई, 100 साल रह के भी नहीं हो सकती थी। लेकिन अशोक जी की से असहमत होना बहुत ही आसान था, और हम क्या सारे लोग ही उनसे हर बात पर असहमत होते थे और अपनी बात मनवा लेते थे उनसे कि ये ऐसा है। और जब जैसे समझिए जानकी दास तेजपाल मेंशन मैंने लिखा, तो अशोक जी ने उसका ब्लर्ब लिख रहे थे अशोक जी,
तो जब मैंने उनको कहा कि उपन्यास पूरा हो गया, तो उन्होंने कहा पूरा हो गया? मतलब वो इतना घबराए हुए रहते थे अपने खुद के लेखन को, जिसके कारण उन्होंने उपन्यास नहीं लिखा, और उतना ही वो मुझे लेके घबराए हुए रहते थे। तो मैंने कहा कि हाँ हो गया। तो उन्होंने कहा तो आप इस उपन्यास से आपने कहा क्या? तो मैंने अपना अंदर ही अंदर माथा पीट लिया कि अब मतलब फिर अब इनको तो बहुत मुश्किल है कि मतलब कि बाद में कुछ लोगों ने कथा का तो ये हुआ कि मैं अगर 2 पन्ने भी लिखती तो उनको ले जाती थी पढ़ाने के, और कई बार हम बगल में ही रहते थे उनके, तो अगर जा नहीं पाती थी, घरेलू काम वाम रहते थे या बच्चों के कुछ काम वाम रहते थे, तो 2 पन्ने लिखे हुए भी उनके यहाँ किसी के हाथ भिजवा देती थी। तो उससे फायदा ये होता था कि अशोक जी आमने सामने तो कुछ नहीं बोलते थे, उन्होंने प्रशंसा मेरी कभी भी नहीं की, अगर की तो हमेशा मेरी निंदा की। एक तो ये था जिसके कारण भी मुझे खींच भी होती थी और मुझे दुख भी होता था, पर वो अशोक जी वैसे ही थे। और मतलब कि वो भेजने से ये लाभ होता था कि अशोक जी कुछ मतलब कहीं से कुछ चिंदी फाड़ी, तो उनके पास तो बहुत पत्र पत्रिकाएं आते थे और चिट्ठियां बहुत आती थी, लिखते भी बहुत थे, कहीं से कुछ फाड़ा और उसके ऊपर में 2 लाइन लिख करके भेज दी उसके साथ में। और फिर कभी कभी कहते थे कि इतना सा लिखने से क्या होता है। तो अशोक जी ने मतलब पूरा पढ़ा, और बाद में तो मतलब पूरी मैंने रीडिंग की उनके संग में बैठकर, तो मतलब कि उस तरह से मतलब वो उनके पास उतना वक्त सबके लिए होता था, ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत प्रिविलेज थी, ऐसा भी नहीं था। कई बार तो ऐसा होता कि समझ लीजिए कि आप आए हैं मिलने के लिए और मैं आई हूँ, तो वो आपसे बात कर रहे हैं या फिर फोन में बात कर रहे हैं, तो मैं 1 घंटा बैठ करके 1.5 घंटा बैठ करके उनकी बातें सुन के और चली जाती थी, बहुत दुखी होकर के जाती थी, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होता था ना घर से बाहर निकलना, और समय वहाँ मैंने वो समय मुझे हमेशा चुरा कर हासिल करना होता था, इतना आसान नहीं होता था। अशोक जी भी समझते तो जरूर होंगे, क्योंकि मैं अपनी घर की भी सब बातें उनको बताती थी, जानते तो जरूर थे, पर उन्होंने कभी मतलब मुझे कोई ऐसा कोई खास मतलब वो महत्व उन्होंने कोई मेरी बात को या किसी चीज को नहीं दिया। तो मैं बहुत परेशान भी होती थी उनसे, और फिर इस तरह का जो उनका एक घबराहट थी उनकी कि मतलब कि क्या लिखा आपने, तो मैंने सुना कि बाद में किसी ने उनसे पूछा, जब साहित्य अकादमी मिला तो बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि तो लेखक का कत्ल करना है, पहले उपन्यास पर इतना बड़ा कोई पुरस्कार देता है। तो मतलब मैं तो बहुत ही घबरा रही थी उनके पास जाने में भी, उनको बताने में भी, क्योंकि जो बातें सुनते थे उनसे एक अंदाज तो होता है। तो वैसे तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर भी कहीं नहीं जाती थी, पर उस दिन उन्होंने कहा कि चलिए बार अशोक जी के यहाँ चलते हैं, तो एक रसगुल्ले की हांडी लीजिए और उनको कहिए कि अलका को पुरस्कार, उन्हें सौजन्य बहुत था, तो मुझे पता था कि महेश जी के सामने ये बात नहीं कहेंगे कि क्यों पुरस्कार दिया, तो इसलिए मैं उनको साथ में लेके गई, जिससे कि उन्होंने कम से कम वो ये बात न कहें। और भी लोग थे जो उनके आते थे, जोगिंदा थे जो पुराने नक्सलवादी थे, उन्होंने कहा कि आप ये पुरस्कार मत लीजिए, क्योंकि पुरस्कारों की जो पुरस्कार देना है ये किसी को नीचा बताना है, और आप तो मतलब सब आप देखती हैं, सब बातें आप समझती हैं, आपको तो पुरस्कार लेने से इनकार कर देना चाहिए। तो मतलब कि ये देखिए कि मतलब कि एक जो वैकल्पिक सोच होता है तो वो भी बहुत पावरफुल होता है, और आप अपनी धारणाओं में, आप अपने समाज की धारणाओं को आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि वो सब धारणाएं आपने बिना कुछ कमाए, जैसे आपको लॉटरी उड़ जाए ऐसे आपने हासिल कर ली है। लेकिन जो आदमी हासिल करने के लिए निकलता है उसको बहुत सारे कष्टों से गुजरना होता है, और वो कष्ट मैं अशोक जी के कष्ट देख रही थी, और मैं बाकी सारी चीजों को भी समझ रही थी। हिंदी साहित्य के लोगों से भी अशोक जी बहुत परेशान होते थे, और बड़ा कई बार हंसते कम थे, लेकिन कभी कभी बड़ा हंस करके कहते कि अब वो सफल बन गया। मतलब कि तुम, मुझे पता था कि मतलब कि अगर मुझे पुरस्कार मिलता है तो ये बातें मुझ पर भी तो लागू हो रही हैं। तो जब पहले श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला तो अशोक जी ने कहा कि जाइए ये 3 सेल दुनिया देख आइए। तो मैंने सोचा कि मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि अब श्रीकांत वर्मा पुरस्कार है क्या या उसी को कोई महत्व है क्या। मैं तो खुश हो गई कि मुझे पुरस्कार मिल रहा है, पहली किताब निकली उसको पुरस्कार मिल रहा है, इसी में खुश हो गई। तो जब मैं गई वहां पर तो जितने लोगों ने भाषण दिया, आपके विष्णु खरे थे, नामवर जी तो थे, तो मैंने सोचा कि लोग हर कृति को, हर साल तो एक कृति को पुरस्कार देते ही हैं, तो उसकी ऐसे ही बड़ाई करते होंगे। सब झूठ, ये सब ये झूठी बातें हैं और इनमें कुछ भी आनी जानी नहीं। तो अशोक जी मेरे दिल्ली जाने से भी दुखी होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मतलब कि ये जो एक सफलता की राजनीति है और ये जो मतलब पूरा का पूरा कि मैंने कि, और मैं उनको ये बार बार ये कहना चाहती थी और कहती भी थी कभी कभी कि एक पुरस्कार आपको लगता है कि मुझे लेखक बनने से रोक देगा,
आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि एक पुरस्कार मिल गया साहित्य अकादमी में कुछ ही हो, तो क्या वो मतलब मैं क्या आगे लिखना बंद कर दूंगी? ऐसा ऐसा आप कैसे सोचते हैं मेरे बारे में? मैं उनको ये कहती थी, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता था। तो शायद उन्होंने देखा था दुनिया में तरह तरह के कारनामे जो साहित्य के भी जगत में होते हैं, वो ज्यादा परिचित थे। मैं तो बिल्कुल मतलब एक तरह से मुझे आइडिया नहीं थी किसी भी दुनिया की, तो ऐसा ही होता है। मैम, आपने बहुत सारी बातें अशोक जी के बारे में बताई। आपके अलावा और भी बहुत सारे साहित्यकार ऐसा कहते हैं कि उनकी इस्लाह में अशोक जी का बहुत योगदान है, लेकिन एक जिज्ञासा ये होती है कि जो लिखने को इतना पवित्र काम मानते थे, वो स्वयं इतना कम क्यों लिखते थे, और जो लिखते भी थे उसको छपवाने में इतना संकोच क्यों करते मैंने थे? आपको बताया ना कि अशोक जी हमेशा मतलब इतने अनश्योर रहते थे। वो जो भी लिखते थे, वो जो अनुवाद करते थे, अब वो हर वाक्य की में एक पैराफ्रेजिंग करते थे। मैंने समझ लीजिए कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अब वो एक वाक्य लिखते थे जैसे कि लिख करके फिर ये कि उदाहरण के लिए ऐसे इस बात को मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मतलब इसलिए ये काम चलाओ, ये सब टेक्स्ट में होता है, ये सब मैं काम चलाओ। तो उसको पढ़ करके मुझे तो इतनी खींच होती थी, मैं कहती थी कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको एडिट कर देती हूँ। जिस काम को आप 10 घंटे में करेंगे ना, मैं इसको आधे घंटे में कर देती। तो वो देते नहीं थे मुझे, तो लेकिन वो उनका तरीका वही था। वो किसी बात को भी अगर बोलते थे तो बात बोलते बोलते वो दूसरी तीसरी चौथी फिर मैं कहती थी उस बात का क्या हुआ। तो मतलब कि ये जो एक अवान्तर में भटकना है, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं मतलब कि ये भी समझ में आया कि जो अवान्तर होता है दरअसल उसमें भी बहुत कुछ होता है। तो इसलिए अशोक जी का जो अपना लेखन था, वो अपने लेखन को भी लेकर उनमें बहुत घबराहट थी, और उनको हमेशा ये, जो कि अगर आप उनकी कहानियां पढ़ें, लिखाई में जो है, हाँ लेख हाँ, लेख के की नाम से जो संग्रहित है, जो प्रयागी ने छपवाई बाबी से, तो उसकी अगर आप कहानियां भी पढ़े तो वो जो एक अनश्योर आदमी है, वो हम लोगों को तो पूरा यकीन था। हम जो मतलब हमारे जैसे उनके जो कई शिष्य थे, जिनको वो शिष्य कभी नहीं उन्होंने माना, न अपने को गुरु माना, पर हम अपने को खुद ही शिष्य मानते थे। तो हम लोगों को पूरा यकीन था कि एक उपन्यास तो लिखा हुआ जरूर मिलेगा। और मतलब कि हमने उनकी मृत्यु के बाद में सारे कागज पत्तर सब पहले तो सब लोगों ने ला करके मेरी छत पर एक कमरा है उसमें रखा, और मैं हमेशा रात को भी सोचती कि ऊपर एक उपन्यास रखा होगा अशोक जी का, क्योंकि अकेले हमारा ये था कि हम नहीं खोलेंगे किताब पन्नों को। तो बाद में सब खुला गया। एक संजय भारती है वहाँ रोशनाई प्रकाशन भी चलाते थे, तो बाद में देखा गया तो वो अशोक जी के ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं। उनकी सब चिंदियों में कविताएं लिखी हुई, सब प्रकाशन कुछ अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मतलब अशोक जी कुछ शायद बहुत बड़ा लिख सकते थे। मुझे लगता है कि मतलब कि हम सब जो लिख रहे हैं उससे शायद कुछ बहुत कुछ बड़ा लिख सकते थे, ऐसा मतलब हम लोग को लगता था, और उनको भी शायद ऐसा लगता होगा। तो शायद वो बड़ा न लिख पाने का शायद एक डर होगा, घबराहट होगी, जो कि उनके व्यक्तित्व का एक शायद एक हिस्सा ही बन गई थी। तो वो कई बार मुझे कहते थे कि आपको देख करके मुझे लगता है कि कोई भी मुसीबत पड़े तो आप झेल लेंगे। तो मतलब कि उनको मतलब मुझसे ये लगता था कि मैं तो उनकी बातें सुन करके मुझे लगता था कि अच्छा चलो ठीक है, अब ऐसे करने से क्या होगा। जैसे कलिकथा की रीडिंग हमने की उनके घर पे, तो अब कलिकथा तो एक जुनून में मैंने लिखी थी और बहुत मुश्किलों में लिखी थी, यानी कि घर में जैसा माहौल था उसमें खुद एक बार अशोक जी आए तो उन्होंने कहा इस घर में आप कैसे लिखती हैं, इतना शोरगुल था, संयुक्त परिवार, इतने बच्चे बच्चे सब छोटे छोटे, सबके बैडमिंटन और क्रिकेट सब नहीं होते थे। तो अब मतलब कि जब रीडिंग की तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो अशोक जी ने कहा कि इनको पता नहीं है कि एक गेस्टेशन पीरियड होता है कि बच्चा अगर होता है तो 9 महीने लगते हैं ना, तो आप 4 महीने में सोचिए कि बच्चा हो जाए तो होता नहीं है। तो ये समझती नहीं है इस चीज़ को, ये लोगों से मिल भी रही हैं, किताबें भी पढ़ रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं, क्या और इंसान संग में लिखती भी जाती हैं। तो मेरा मतलब वही तरीका था। तो मतलब कि मैं इतनी हताश हुई कि मतलब फिर एक जन आए थे जो जिनके मतलब हम मानते थे कि हम उनको कुछ कहेंगे वो, तो उन्होंने कहा कि तुम तो बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी, मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर होकर, तो उन्होंने कहा कि तुम तो बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी, तो क्या लिखा है तुमने, तो अब ये को पढ़ा है, तो इसमें कोई डायलॉग नहीं है, इसमें कुछ नहीं। मैंने अब एक उपन्यास का कितना हिस्सा आप सुना सकते हैं, तो सुनाते सुनाते ही मतलब मुझे लग रहा था कि इनको अच्छा नहीं लग रहा।
तो मैं बहुत परेशान थी सुनाते सुनाते भी इस बात से। फिर जब मैं आई तो मेरे घर में सबने पढ़ ली थी। मैंने हमारे देवर देवरानी जो थे वो हमारे पहले पाठक, तो हमारी देवरानी ने दरवाज़ा खोला, उसने कहा कि क्या कहा सब ने? तो मैंने कहा कि हटो हटो। उसने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा है कि इसको 3 महीने रख देने के लिए, 3 महीने बाद इसको छपाने के लिए। और अशोक जी ये बोले, अशोक जी वो बोले। कहा कि वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आप इसको छपने भेज दीजिए, छोड़िए इसे। तो मैंने कहा तुम्हारे कहने से छपने भेज दो, जिंदगी में कितनी किताबें पढ़ी। वहाँ जो लोग आए थे उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा। तो मतलब कि ये एक मतलब ऐसा मतलब वो था कि मैंने आप मतलब मुझे ये लगता था कि हमारे में अगर आत्मालोचन हो तो बहुत जरूरी वो एक शर्त है लिखने की, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा हो जाए तो फिर आप नहीं लिख सकते। तो मतलब कि मुझे कई बार ये लगता था कि ठीक है मैं तो ऐसा ही लिख सकता हूँ, चलो भाई मैं इससे ज्यादा अच्छा, लेकिन शायद कुछ और बहुत बड़ा शायद कुछ लिखा जा सकता। जी अलका जी, अशोक जी के बारे में बहुत सारी बातें आप बताती हैं, तो कभी उन्होंने ये बात आपसे कही या इस तरह का कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया हो कि जहां पर उन्होंने कहा हो कि शब्दों पर मेरा विश्वास कम हुआ है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हम कर रहे थे, जिस तरह के विचार हम सोच रहे थे, तो जो कि वो तो सफल नहीं हुई, तो क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कभी कही या आपने कुछ अनुमान लगाया? बिल्कुल मतलब कि ये तो वो हमेशा कहते ही थे। मतलब कि वो ये भी कहते थे कि एक तो होता है कि कथनी और करनी में भेद होता है, और एक ये होता है कि आपकी कहनी और आपकी सोच में भेद होता है। मैंने सोच आप कुछ और रहे होते हैं लेकिन बोलते आप कुछ और है। यानी कि मैं आपको जो बातें कहूँ तो वो आपको एक मतलब एक तरह के मैंने उगालते में डाला, जबकि सोच में कुछ और रही। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट अर्थ है जो एक तो माइंड ओवर मैटर जो होता है ना, तो आप जीवन में आप मैटर को प्रधानता दे रहे हैं पर बातें करने में आप बता रहे हैं। तो अशोक जी तो ये बात कहते ही थे और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास ही थे। खुद अशोक जी बहुत सारे और बहुत तकलीफों से जूझते थे। कई बार मैंने कहा है पहले भी, ये जो मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस है तो मुझे अशोक जी में ही दिखाई पड़ता था कि वो हर समय कष्ट में रहते थे। शुरू में तो मैं तो 24 साल की थी और मैंने दुनिया देखी नहीं थी, पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि इस व्यक्ति को क्या कष्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे तो बहुत कष्ट थे। हस्बैंड था, बच्चा था, सास ससुर थे, जॉइंट परिवार था। इनमें तो शादी भी नहीं की और मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं कितना और पढ़ लेती। मैं ये सोचती थी कि मैं तो कितना और पढ़ सकती थी, बच्चे नहीं होते तो कितना और लिख सकती थी। तो इनके तो कोई कष्ट ही नहीं है और फिर भी इतने दुखी हैं। तो उस कष्ट को समझने में मुझे बहुत समय लगा कि जो हमारे देश में, क्योंकि अशोक जी का जो मानस था वो एक बहुत आदर्श के माहौल में तैयार हुआ था। उनका समझिए 34 का जन्म था और वो 47 में भारत आजाद हुआ, यानी वो 13 साल के थे। गांधी जी उनके घर पर आए हुए थे। तो अब उसी घर में जब बाबरी मस्जिद टूटी तो हम संयोग से वहीं कोई आए हुए थे, किशन जी या कोई हिंदी के कोई भी लेखक कोई आए हुए होंगे। तो अशोक जी के घर में तो टीवी नहीं था, तो हम लोग नीचे गए टीवी देखने। अशोक जी ने कहा नीचे चलते हैं। तो हम लोग 4-5 लोग थे उनके कमरे में, हम लोग सब नीचे गए। तो उनके घर में उनके घर वाले लोग तालियां बजा रहे थे बाबरी मस्जिद में। तो अशोक जी का जो कष्ट था वो तो मतलब कोई समझ ही नहीं सकता था, मतलब कि वो अपार कष्ट था उनका। और उनके एक मित्र थे, वो कहते थे इनका नाम तो अशोक नहीं होना चाहिए था, इनका नाम तो शोक होना चाहिए। तो वो जो शोक था ना, ये जो आप कह रहे हैं कि कथनी और करनी में अंतर और कहनी और सोच में अंतर, तो ये तो अशोक जी बराबर देखते थे। और शायद ये भी कारण था कि मतलब कि हमारे में जो इनोसेंस बची हुई थी उसके कारण हम लिख रहे थे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि सचमुच में दुनिया ऐसी है। तो हमको लगता है कि मतलब अब जैसे हाइंडसाइट में मैं मुड़ के सोचती हूँ कि अशोक जी क्यों नहीं, क्योंकि जब मैं कली कथा लिख रही थी तो अशोक जी ने मुझे अपनी एक उपन्यास का प्लॉट सुनाया था और उन्होंने कहा कि देखिए आपका पढ़ने से मेरा अपना उपन्यास भी चल पड़ा है। तो मैंने कहा कि मेरा तो छोड़िए, क्योंकि मैं क्या लिख रही हूँ क्या नहीं लिख रही, आप अपना लिख डालिए। लेकिन वो लिख नहीं पाते थे। मतलब ऐसा, मतलब अभी भी और भी लोग हैं हमारे जो अशोक जी के शिष्य थे, तो उनको मैं कहती हूँ कि अरे आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो वो नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या कारण होता है नहीं लिखने का। पर मुझे लगता है कि मैं चूंकि एक तरह से मैंने मूर्ख थी इसलिए मैं लिख पा रही थी और इसलिए मैंने लिख लिया बिना किसी शंका शुबहा के कि चलो हम जो लिख रहे हैं। फिर मैंने आपको शायद ये सुना ही होगा, आपने बहुत बार मैंने कहा है कि परमानंद श्रीवास्तव को दिया था वो रणवीर साहब पर भाषण देने यूनिवर्सिटी आए थे,
तो मैं एमफिल कर रही थी, मैंने सुना था उनका भाषण, तो उनको जाते समय मैंने जेरोक्स करके एक पोटली पकड़ा दी थी कि सर जरा देखिएगा हमने उपन्यास लिखा है। तो वो फिर जब ये जो रीडिंग की जो हुई, अड्डा जो हुआ इनके घर पे, तो फिर मैंने अगले दिन सुबह 5 बजे उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि सर आप उठ गए क्या? हाँ उठ गए। मैंने कहा कि वो सर आपने पढ़ ली? हाँ पढ़ ली। तो मैंने कहा सर आपको क्या लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया लिखा है, इसको छपने भेज दो। मैंने कहा सर अशोक जी तो ये कह रहे हैं, अशोक जी ऐसा। अरे नहीं नहीं नहीं, अनगढ़ है तो अनगढ़ रहने दो, छपने भेजो, एक शब्द भी मत बदलना। तो ये देखिए कि मतलब कि अनगढ़ तो जरूर रहा ही होगा, लेकिन उन्होंने मतलब तो मुझे ये लगता है कि शायद मतलब कि जो मेरी जो एक नासमझी थी उसमें मैं लिख पाई, और अशोक जी चूंकि दुनिया को बहुत झेल चुके थे, शायद इसलिए वो नहीं लिख पाते। जी। आपने कलकत्ता बाईपास की बात की, इससे संबंधित एक प्रश्न ये है कि इसको अभूतपूर्व सफलता मिली इस उपन्यास को, बहुत इसका स्वागत हुआ, कुछ दिनों में ही बड़ी अच्छी पत्रिकाओं में इसकी समीक्षा छपी। तो इसकी इस सफलता से आपके दैनंदिन जीवन में क्या परिवर्तन आया कि जहां आप एक सामान्य पाठक के रूप में पढ़ सकती थी, आपका एक सामाजिक जीवन हो गया, तमाम जगह आपको बुलाया जाने लगा? ऐसा है कि अशोक जी के संग के लिए मैंने सब दुनिया को छोड़ दिया। हमारे कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार किसी कामकाज में मैं कभी भी गई नहीं, ना मैंने कभी कोई खरीदारी की, ना मैंने कोई सोशलाइजिंग जिसको बोलते हैं, ना मेरे पास मेरी कोई सहेलियाँ थी। यानी कि मैंने सबको, अपने माँ बाप तक को, अपनी बहनों तक को, सबको छोड़ ही रखा था। मैं सोचती थी हमारे माँ बाप के लिए तो और लड़कियां हैं। तो मतलब एक तरह से मैंने अपने को अशोक की पुत्री अपने दिमाग में मान रखा था। उन्होंने कुछ नहीं माना, हमने अपने को अपने मान रखा था। तो हम उनके लिए सोचते कि कुछ खा लें, कुछ क्या खाते हैं, ऐसे ही रहते थे ना। तो घर में कुछ भी मिठाई उठाई आती तो हम बड़े उत्साह से लेके जाते कि आज ये खाइए, ये खाते। वो खा लेते थे, कई बार व्यंग भी कस देते थे मुझ पर, तो मैं 1-2 बार फिर पचा करके उसको फिर तीसरी बार फिर शुरू कर देती। तो वो चलता था। एक बार मैंने उनको एक तो ये बिस्तर की चादर भेज कर दी, ऐसे उनकी खाट थी, दरिया हट गए थे तो वहां से, तो उन्होंने उसके लिए मुझे इतनी बार कहा कि लास्ट में मैंने झक मार के उनको कहा कि आप मुझे इसके 200 रुपए दे दीजिए, तो आप भी शांति से जी सकेंगे, मैं भी शांति से जी सकूंगी। तो उस दिन के बाद से उन्होंने रुपए नहीं दिए और बोलना बंद कर दिया। जब उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद हमने अशोकायतन करके परिवार बना रखा है व्हाट्सएप का, तो जब अशोकायतन के बाकी लोगों से मैं जुड़ी तो किसी ने कहा कि अशोक जी तो मेरा ही दिया हुआ कुर्ता पहनते थे, और तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने कहा कि मैंने तो एक चादर दे दी, उसके लिए इतनी रामायण की उन्होंने, और आप लोगों से तो बड़े मजे से वो सब चीजें ले लेते थे। तो ये तो मतलब उनका एक भेदभाव करना हुआ। तो कई बातें मैंने जो आपको बाद में पता चलती हैं। तो ये ऐसा ही मतलब कि बहुत तमाम उनके साथ जुड़े हुए तमाम किस्से हैं जो बार बार बातों में आ जाते हैं। जी, जैसे आपने एक जगह कहा है कि अब बहुत सारा जो शोध है वो तो आप बचपन से करती आ रही हैं, जी। दादी का आप बार बार उल्लेख करती हैं, क्या वही शोध पर्याप्त रहा लेखन में या कुछ नए तरीके से हमने चीजों को देखा? सबसे पहले तो मुझे टिम्बर की किताब अशोक जी ने ला के दी, मारवाड़ीज फ्रॉम ट्रेडर्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट। एक तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तब ये समझ में आया कि दादी की बातों का कोई महत्व है, क्योंकि आप अपनी दादी की बातों को इतना महत्व तो नहीं देते हैं कि उनके ऊपर आप उपन्यास लिखने बैठ जाए। तो तब ये समझ में आया, जैसे टिम्बर एक जगह कहता है कि मारवाड़ीज हैड द पेंचेंट फॉर टेकिंग रिस्क। तो हमारी दादी हमको बताती थी कि उनके कोई जो चाचा ससुर या कोई थे, तो वो रेस में सारा पैसा डुबा के भिखारी बन गए थे। तो मतलब कि पूरे परिवार की मतलब सारी संपत्ति चली गई, जिसके कारण मतलब कि उस परिवार को, जो जैसा कि मैंने कहा कि हम एक मध्यवर्गीय परिवार में बड़े हुए, तो शायद अगर वो सब होता तो हम किसी दूसरे तरह से बड़े होते, क्योंकि हवेली थी। मैंने राजस्थान में हमारी हवेलियां थी जो बाद में कौड़ियों के दाम बेची गई, क्योंकि पैसे नहीं थे तो जिस दाम में बिकी बेची गई। तो ये सब कुछ, तो ये जो रिलेट करना था ना, जो स्मृतियों को रिलेट करना था। और उसके बाद में आप देखिए कि मतलब कि ये 3 तरह की रिसर्च थी जो मैंने की। एक तो कि आज़ादी का आंदोलन, जैसे मौलाना आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, मैंने सबसे पहली किताब जो पढ़नी शुरू की थी। फिर बहुत सारी साहित्य की किताबें थी, जैसे ट्वाइलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, ये जो लेखक का नाम है, लेखिका का, तो क्या निशा किंतवई, क्या नाम है उनका, भूल रही हूँ नाम। तो ट्वाइलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम पढ़ी मैंने, और मतलब कि फिर खुद अशोक जी के पिता की डायरियां हैं, एक कार्यकर्ता की डायरी, सीताराम सेक्सरिया की,
और इस तरह के बहुत सारे लोगों से मैं मिलती गई, जो मतलब जिन्होंने वो समय देखा था, क्योंकि ये 25 साल पहले की बात है, उस समय तक वो सब जिंदा थे। तो ये हुआ कि कहानियों से कहानियां और कहानियों से कहानियां निकलती गई। मैंने एक तरह की वो ओरल हिस्ट्री भी, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं लिखी हुई नहीं थी, लेकिन वो लोगों से बातचीत, जो आपको मैंने बताया ना कि मैं किताबें भी पढ़ रही थी, और जो कलकत्ता शहर का इतिहास। तो एक प्रदीप सिन्हा एक राइटर थे, मतलब गुजर गए, उनके पिता तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, एन.के. सिन्हा। प्रदीप सिन्हा ने कलकत्ते के ऊपर में किताबें लिखी थी, तो हम प्रदीप सिन्हा के घर जाने लग गए, और वो रिटायर्ड थे, अकेले थे, तो वो इतनी कथाएं सुनाते थे शहर के बारे में, कि वो जो है ना कलिकता में कि जो ग्रे कलकत्ता और ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन, और बीच का जो ग्रे टाउन जिसमें तरह तरह के आर्मीनियन और चीनी और यहूदी और सब जातियां रहती थी, एंग्लो इंडियन वगैरह वगैरह। तो ये सारा जो मतलब जो एक शहर का जो एक नक्शा है, तो ये भी मेरे दिमाग में साथ साथ में बन रहा था, और साथ साथ में एक आज़ादी के आंदोलन का वो बन रहा था। और उसके साथ साथ जो मारवाड़ी जाति का जो एक, क्योंकि कैरेक्टर चूंकि मारवाड़ी हैं और ये बाहर से आए हुए हैं। अभी एक महिला है, वो पढ़ रही, वो कहती, उन्होंने कहा कि करीब होंगी 75 साल की, अभी कलिकता उन्होंने पढ़नी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने जो लिखा है कैसे लिखा है, मैं तो बचपन में सब कुछ देखा है कि गंगा जल से सड़कें धुलाई होती थी, वो हौद होता था और घोड़े थे और सब, तुमने कहाँ से लिखा है, कैसे, और मतलब इतनी बातें तुमको कैसे पता चली। तो देखिए मतलब कि ये होता है कि मैंने वो जो एक आजकल तो एक प्रोजेक्ट है भी ओरल हिस्ट्री रिकॉर्डिंग का, लेकिन मुझे कोई ऐसी समझ नहीं थी कि मैं कोई ओरल हिस्ट्री रिकॉर्ड करी, मैं तो ऐसे ही मैंने गप लगाने के लिए चली जाती थी। और हमारे साथ साथ एक लड़की थी एन हार्टग्रोव, वो अभी टेक्सास में है, वो मारवाड़ियों पर रिसर्च कर रही थी। तो वो मुझे कहती थी कि तुम न तो नोट्स लेती हो और न तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तो तुम ये सब लिखोगी कैसे। तो मैं कहती थी कि पता नहीं कैसे लिखूंगी, लेकिन मैंने मेरे सब दिमाग में रहता था, मतलब मैंने कुछ लिखा नहीं, बहुत हार्डली कुछ कोई किताब पढ़ी तो उसमें से कुछ जॉट डाउन किया, पर इतनी बातें थी। तो मतलब कि शायद मतलब कि एक बहुत उबड़ खाबड़ तरीके का शोध था ये, जिसको मैं उस समय शोध की तरह नहीं देख रही थी। हालांकि देखिए तब तक मैंने अपनी थीसिस जमा कर दी, मैंने रघुवीर साहब पर जो शोध मैंने किया था, और शोध के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि अशोक जी के क्या ख्याल रहे होंगे। तो शोध तो जो था वो तो खाली कॉपी पेस्ट होता है, जिसको न करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की अपने शोध में, तो फिर भी मुझे कभी ये यकीन नहीं हुआ कि कॉपी पेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको कभी छपाया नहीं। जबकि कई लोगों ने मुझे कहा कि छपा दीजिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी से ये बात नहीं कह सकती हूँ कि एक सब मेरा मौलिक सोच है। मैंने तो आखिर इतने लोगों से, उस समय मैंने लोगों से बात की, मैं दिल्ली गई, जो रघुवीर साहब को जानते थे, सबने दिल्ली में बड़ा सबको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई शोध नहीं करता है, तो आप सब लोगों से बात करने सबके यहाँ जा रही हैं, रघुवीर साहब पर बात कर रही हैं, ऐसे तो कोई करता नहीं है ऐसे। तो मतलब कि वो भी शायद, मतलब मैं सोचती हूँ कि क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, तो मैंने अपने तरीके से उन चीज़ों को देखा। और ये भी जो शोध था वो तो बिल्कुल एक अलग किस्म का शोध था, जो कि मतलब आप एक अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, यानी कि आपके दिमाग में इतनी, मुझे कृष्णा सोपती ने ये कहा, मैं जब उनसे मिलने गई अकादमी पुरस्कार के बाद में, कि अलका तुमने ये कितने दिनों में उपन्यास लिखा। तो मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि अशोक जी के कारण मैं इस प्रश्न से बहुत घबराती थी। तो मैंने कहा कि ये 8-9 महीने में। तो उन्होंने, वो समझ गई कि मतलब कि मैं हूँ करके कह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे तभी तो वो इतना अधिक, मतलब उसमें इतना सब कुछ, क्या उन्होंने कहा, सघन है। उन्होंने कहा तभी वो इतना सघन है, क्योंकि वैसी सघनता आप एक बहुत लंबे समय तक आपका दिमाग नहीं ले सकता है, क्योंकि आप उतनी कहानियों को अपने दिमाग में आप रख नहीं सकते हैं, और उनको कैसे आप उनको अरेंज करें, उन सारी बातों को जो आपको अच्छी लग रही हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल था, ये करना मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं था। तो मुझे लगता है कि उस तरह से शोध तो डेफिनेटली बहुत जी। आमतौर से वैसे परिवार में लड़कियों को बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं। हाँ, और इस मामले में हम सबसे फिसड्डी जी, हमारी माँ कहती थी कि आँख खराब हो जाएगी, जी, शादी नहीं करेगी। तो आपने इसका जवाब तो दिया है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है कि एक तरफ तो जैसे हमें, जब हम किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत तरह की धारणाएं हमारे घरों में बनने लगती हैं, बहुत बातें हमारे समाज के जो आसपास के लोग होते हैं वो बनाते हैं। आपको अपने को सीमित रखना है सब शब्दों तक,
तो क्या कुछ उस समय घटा जिसमें कई बार कुछ शिकायतें भी हुई होंगी लोगों से भी आपको? मतलब घर परिवार जी, से? घर परिवार से। हाँ हाँ, बहुत शिकायतें होती थी। हमारे पिताजी आकर के हमारी सास को कह गए कि ये क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है, ये कभी आती नहीं है, कभी ऐसे लगता ही नहीं कि एक शहर में रहती है। तो हम एमए का एग्जाम दे रहे थे, तो हमारी सास ने कहा कि हाँ ये ऐसे ही पढ़ेगी, अभी आप थोड़े दिन रुकिए, ये अभी ऐसे ही वो बहुत खुश थी, जी। उनको वो बहुत प्रसन्न थी कि मैं पढ़ रही हूँ। तो मेरा एक सपोर्ट जो सास के कारण, हस्बैंड का भी वैसा ही दुख था, ससुर जी का नहीं था, पर वो सास क्योंकि पक्ष में थी तो वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। और बाकी जो लोग घर में थे जो हमसे छोटे थे, तो उन सबको हम प्रेम भी बहुत करते थे और समय भी सबको बहुत दिया मैंने अपना। तो उन लोगों ने ये किया कि हमारे बच्चों को पाल दिया। तो ये उससे मतलब हमारी 2 देवरानियां थी, तो वो सब एक संयुक्त परिवार था, तो उसका जो जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो मतलब हमको कभी अब किसी के बच्चा हुआ, किसी की शादी, हम कभी गए नहीं, किसी ने हमारी शक्ल नहीं देखी, तो हम कभी किसी के यहाँ जाते नहीं थे। तो मतलब वो सब उन लोग निपटा लेती थी, जो भी घर का जो पूजा पाठ ये सब चलता है ना, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो मुझे मेरी कोई रुचि बचपन से ही नहीं थी, बचपन से मेरी किताबों में ही रुचि थी, खाना वाना बनाना भी सीखा नहीं था। तो बाद में शादी के बाद में थोड़ा बहुत करने लग गए, लेकिन आता नहीं था कुछ भी। माँ कहती थी बाद में पता चलेगा, तो बाद में सचमुच में पता चला। तो फिर किताबों में डूबे रहते थे। तो वो मतलब शायद मतलब एक अशोक जी का को चुनना, या मतलब एक लिखने को चुनना भी शायद ऐसा नहीं था कि उसका एक बैकग्राउंड नहीं था। वो शायद एक बचपन से ही मतलब एक उस तरह का था कि किताबों में ही मतलब अब और कुछ नहीं पढ़ने मिलता था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हम पूरा पढ़ गए थे जी। क्लास 5-6 में। कभी परिवार को लेकर कोई अपराध बोध होता है कि हमने जिम्मेदारी सही निभाई या नहीं निभाई? ऐसा है, देखिए कि हमारी बेटी बोलती है कहीं कहोगी तो फिर तुमको बताएंगे। लेकिन बेटी को बहुत शिकायतें हैं, उसको बहुत शिकायतें हैं कि तुम नहीं थी, तुम कभी नहीं थी, तुम मेंटली नहीं थी, तुम फिजिकली नहीं थी। हालांकि फिजिकली तो हम घर में ही रहते थे, कहीं ना आते ना जाते, हम कहाँ जाते, एक अशोक जी के यहाँ जाते और आ जाते, बस इतना ही करते थे। तो लेकिन उसको बहुत शिकायतें हैं, वो कहती है कि अशोक जी मेरा बचपन खा गए। तो इन बातों का हालांकि कोई आधार नहीं है, बहुत ही निराधार बातें हैं, उसके दिमाग की अपना उसकी वजह ज्यादा। तो शायद मतलब बच्चे जो रोल मॉडल्स देखते थे ना हमारे आसपास, यानी कि उसकी 2 चाचियां थी या हमारी उसकी जो मौसियां थी, हमारी बहनें थी, तो हम तो उस रोल मॉडल में फिट नहीं होते थे। अब उसको क्लास 10 की उसकी माध्यमिक की परीक्षा थी, बोर्ड के एग्जाम थे, हमको साहित्य अकादमी मिला, तो अब क्या करते, नहीं जाते देने। तो अब ये सारा सब कुछ मतलब अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो एक अपराध बोध उसको लेकर के तो मैंने उसने काफी मैंने कराया भी हमको है। बताया भी, अभी भी कहती है जी। तो अभी भी कभी कभी कहती है। तो अब तो खैर हमको नहीं फर्क पड़ता है, हम सोचते हैं कि ठीक है बोलती है, लेकिन मतलब ये लगता है। फिर हमारे ससुर जी भी कुछ एक मतलब जो होता है कि उन्होंने रिटायर हो गए थे, तो उनको भी बड़ी एक ये चिंता थी, चिंता नहीं मतलब बड़ी एक मतलब कष्ट था कि ये क्या कर रही है, कहाँ जाए, वो उनकी बड़ी निगाह रहती थी, जिससे हमको बहुत कष्ट होता था और बहुत सारा मतलब हमको भी समय देना पड़ता था। तो हम सोचते हैं कि अशोक जी को जो समय हमने दिया या लिया अशोक जी का, वो तो हमने अपनी इच्छा से लिया, पर बाकी घर परिवार को जो समय दिया तो बिना इच्छा के दिया, बिना मन के दिया, देना पड़ा इसलिए दिया। पर मुझे लगता है कि वो मतलब एक गिव एंड टेक है, उसमें आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं कोई पुरुष भी होती तभी भी उतना तो करना ही पड़ता है। मैंने उस तरह से आप सोचिए तो आजाद कौन है? कौन आजाद हुआ? मैम, ये कलकत्ता बाईपास से आपको बहुत कुछ मिला, एक यश भी मिला, जो लेखकीय संतुष्टि होती है वो भी मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नुकसान भी हुआ, जैसे उसकी ग्लोरी के नीचे बाद की रचनाएं दब गई। अब भी कोई यदि आपकी बाद की रचनाओं की चर्चा करता है तो उसका रेफरेंस देता है। अभी जो कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए कि समीक्षा जो प्रियदर्शन जी ने की, तो उसमें यही लिखा कि ये तो ऐसा ये नुकसान आपको लगता है कि हुआ, या फिर ये हिंदी आलोचना की जड़ता है कि अभी तक उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं? अब मुझे कोई कलिकथा की प्रशंसा करता है, मैं बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन मतलब कि अब ये है कि जब मैंने शेष कादम्बरी लिखना शुरू किया तो आप सोचिए कि कितने प्रेशर्स रहे होंगे मेरे कि एक तो सब कलिकथा से तुलना करेंगे, ऊपर से अशोक जी तो सोच के बैठे थे कि हम लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो और फिर कुछ मतलब परिवार में भी कुछ इस बीच में ऐसा घटित हुआ था कि मतलब मैंने सोचा कि मैं अब और नहीं लिख सकती। मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया था, तो मतलब मुझे लगा कि मतलब कि अब तो तुम खत्म हो गई, मतलब कि बहुत मुश्किल था उसको झेल पाना इस तकलीफ को।
निर्मल वर्मा आए थे तो अशोक जी ने मिलने के लिए बुलाया, तो मेरा जाने का मन नहीं था। निर्मल वर्मा से जाने का, मिलने का मन, किसी से मिलने का मन नहीं करता था, एक तरह का डिप्रेशन था बहुत। तो फिर मैं गई तो निर्मल वर्मा, बातें बातें हुई तो निर्मल वर्मा ने अशोक जी को कहा जाने के बाद में कि एक लेखक को इतना वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो माँ है, लेकिन एक लेखक तो उसके ऊपर होता है, एक लेखक को इतना वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। अशोक जी ने मुझे, जैसे कि उनकी आदत थी कि कोई भी स्पेयर नहीं करते थे मुझे, तो मुझे ये बात बताइए, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात से। तो मतलब कि लेकिन ऐसा तो मतलब जीवन में होता है। तो लेकिन ये भी हुआ कि जब मैंने शेष कादम्बरी लिखना शुरू कर दिया, तभी मुझे समझ में आया कि बचे रहने का भी यही एक तरीका था मेरे पास में, जो कि मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं और लिख नहीं पाऊंगी। तो असल में जो मैंने दूसरा उपन्यास लिखा, वो मैंने बिना किसी दुनिया की परवाह के लिखा। मैंने सिर्फ मैं जिंदा हूँ और मैं अब भी लिख सकती हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब चुनौती थी, क्योंकि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और बहुत सीवियर डिप्रेशन में थी एक तरह से। तो इसलिए उससे निकल पाने के लिए मतलब मैं लिख सकती हूँ, और लिखने ने मुझे उससे निकाला। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि ऐसा हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि चुनौतियां तो होती हैं, पर बहुत तरह तरह की चुनौतियां होती हैं। अब हमसे BBC में किसी ने इंटरव्यू लिया था, लंदन में हम गए थे ये साहित्य अकादमी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अब आप क्या लिखेंगे, आपने तो जो कुछ था सब कलिकथा में लिख ही डाला है। तो मैं इतना मतलब मैं चकित हुई थी, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, क्या इनको इस बात का जवाब है। तो इसलिए मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। और मतलब कि मेरे सामने एक तो अशोक जी बहुत बड़ी चुनौती थे कि उनको रॉन्ग प्रूव करना है, और खास करके जो अपने परिवार में घटित हुआ था उसके कारण भी मुझे खुद के लिए भी ये प्रूव करना था। तो इससे बाकी लोग मैटर नहीं करते थे। मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे कि उससे अच्छा है, या उसके जैसा है, उसके स्तर का है, या वैसा नहीं लिख पाएंगे। तीन ही तो बातें हैं जो लोग हैं। एक प्रश्न और मैम आलोचना से ही संबंधित है। आपको ऐसा लगता है कि इस पुस्तक का मिस इंटरप्रिटेशन या ओवर इंटरप्रिटेशन हुआ? क्योंकि जैसे मैंने इस पर लेख पढ़े तो कुछ आलोचकों ने सलमान रुश्दी के बरक्स रख के ही पूरी आलोचना की है इस किताब की, या कुछ लोगों ने और इस तरह की बातें की, कुछ लोगों ने इस तरह का कहा क्या है कि मैला आंचल के बाद ये सबसे बड़ा उपन्यास है। तो इस तरह की बात आपको लगती है ओवर इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन? देखिए, हम तो बिल्कुल मतलब ये ऐसा था कि अशोक जी कहते थे कि अपने बारे में जानना नहीं चाहिए, तो हम तो हंस पढ़ते नहीं थे। अभी जब अशोक जी के मरने के बाद में मुझे संजय साय ने फोन किया कि आप अशोक जी पर लिख दीजिए। अब अशोक जी पर हम इतना बोलते हैं, आप सोचिए। तो लोगों ने सोचा कि भाई आप लिख दीजिए। तो मैंने कहा कि अशोक जी कहते थे कि हंस मत पढ़ा करिए, तो यही लिखूं? तो उन्होंने कहा कि हाँ लिख दीजिए। तो मैंने कहा तब मैं लिख देती हूँ। तो मैंने पहली बात यही लिखी कि अशोक जी हंस पढ़ने मना करते थे। तो अशोक जी ये कहते थे कि अपने बारे में इतनी प्रशंसा और इतनी निंदा जान करके इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब लेखक जो है उसको ये समझना चाहिए कि मतलब कि हम किसी को रिझाने और खिंचाने के लिए तो लिख नहीं रहे हैं, हम पुरस्कार के लिए भी नहीं लिख रहे हैं। माने कि एक बहुत हायर एजेंडा है ना, लेखन का एक बहुत हायर एजेंडा है। तो वो अगर आपके दिमाग में वो कि हम एक इतिहास के लिए लिख रहे हैं, या हम हिंदी साहित्य का एक कैनन बनाने के लिए लिख रहे हैं, तो हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम किसी को कोई पुरस्कार दे देगा, या कहीं हमें कोई 2-4 आलोचनाएं छप जाएंगी या नहीं छपेंगी, या कुछ गालियां छप जाएंगी, इसके लिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो इसलिए मेरे लिए तो मतलब कभी भी मतलब मैंने कोई खास तवज्जो किसी बात को दी नहीं। और हमेशा जैसा कि मैंने कहा कि श्रीकांत वर्मा पुरस्कार के समय मुझे लगा कि सब ऐसे ही बोलते हैं जी। मेरा ख्याल है लेखक का जो एक जो असेसमेंट है, जो आलोचना है, वो उसके मरने के बाद ही होना चाहिए, और होता भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। कि मैंने अगर उसने कुछ लिखा है तो इतनी जल्दी क्या है? सफाई कौन देगा? वो नहीं होगा तो जरूरत नहीं है। देखिए, इतिहास के इतने कल किसी ने फेसबुक पर एक ब्रेक के बाद मेरा जो उपन्यास था, जिस पर हार्डली कोई चर्चा हुई होगी, तो उस पर किसी ने, कोई प्रवीण कुमार है, वो नहीं जो अमर देशवा वाले नहीं, दूसरे प्रवीण कुमार, उन्होंने लिखा कि मतलब कि बहुत मतलब अच्छा उपन्यास है, और मुझे भी उन्होंने लिखा पर्सनली भी, और ये लिखा कि मैंने इन 15-20 सालों में बहुत तेजी से दुनिया बदल गई है। यानी कि मैंने जिस दुनिया का वर्णन किया है वो 21वीं सदी का जो पहला दशक था, उसको एक ऑथेंटिकली जानने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। देखिए, समय बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा, तो उसमें अब कौन सी कृति कहाँ ठहरेगी, इसके लिए हम क्यों फिक्र करें? मैंने हम अपना काम ही करें। आपकी किताब है जो एक सच्ची झूठी गाथा, कई बार ये लगता है कि अलका सरावगी यहाँ पर पाठकों को चौंकाना चाहती हैं,
और कई बार ये भी लगता है कि हमारे समय का जो सच है, जिस तरह से हम रह रहे हैं, उसमें कितना कुछ है जो बहुत तेजी से बदल रहा है, कितना जो हम जानते हैं वो पूरी तरह से झूठ पर आधारित होता है। आपको क्या लगता है कि इस उपन्यास से आप क्या कहना चाहती हैं सदी के बारे में? देखिए, ये है कि मतलब चौंकाने का तो कोई मतलब मेरा एजेंडा तो कभी नहीं रहता है। चौंकी मैं खुद बहुत हूँ, यानी कि एक ऐसी शख्सियत से अगर आप रूबरू होते हैं जिसके मतलब इतने इस तरह के विस्फोटक विचार हैं, वो आपको और आपके लेखन को भी बहुत छोटा मान करके चल रहा है, जैसा कि आप देखेंगे उस उपन्यास में। तो मतलब कि जो गाथा, जो एक लेखक है, जो कैरेक्टर, और दूसरा ये जो टेररिस्ट है, तो वो मतलब इस पूरी दुनिया को नकार करके चलता है। तो आप खुद भी अपने को देखते हैं उसकी दृष्टि से, और आपको लगता है कि सचमुच मतलब कि उसकी बातों में वजन है, उसकी बातों में उसका जो आक्रोश है, उसका जो एक रोष है उसका दुनिया के प्रति, और वो अहिंसा को मान बैठा है कि यही एकमात्र हथियार है, और आप उसको मानना नहीं चाहते हैं। तो आप लेकिन मतलब आपका उसके साथ में कैसा संबंध बनता है, यानी कि आप उससे आपको सहानुभूति भी होती है, लेकिन आप उसको एक दूसरे रास्ते की ओर ले जाना भी चाहते हैं, और आप उससे प्रभावित भी होते हैं। और आप जो ये सारी जो बीमारियां हैं, जिनको आप रघुवीर सहाय से लेकर के, और जो मैंने कहा कि जो समाजवादी थिंक टैंक से जो आप सुनते, पढ़ते, देखते आए थे, और अशोक जी के यहाँ भी मनोरंजन व्यापारी का मैंने नाम बताया, और भी 2-3 लोग जो थे जो एक्स नक्सलाइट रह चुके थे। मैंने जब ये किताब लिखी थी, किसमें आता है वो, जीवन चांडाल, कोई बात नहीं, तब मैं बहुत सारे नक्सलवादियों से मिली थी उस समय भी, और जानकीदास तेजपाल मेंशन लिखते हुए भी मिली थी। तो मतलब कि तो ये है कि मतलब कि एक तो देखिए, कलकत्ते का एक बहुत पॉलिटिकल शहर है कलकत्ता, और लगातार अगर आप ओपन हैं तो आपको ऐसे लोगों की आवाजाही आपके जीवन में होती रहती है, और आप देखते रहते हैं कि वो दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं। तो उसमें ये शख्स जो था, ये सबसे एकदम अलग था। माने उसका जो सोच था वो बहुत एक विस्फोटक सच है, जिससे कि जिसको कि अगर मतलब बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ें, बिना ये सोचे कि मतलब कि ये किसी लेखक ने लिखा या क्यों लिखा, या तो आप उसकी बातों से आप सहमत होते हैं या नहीं होते हैं। मेरा ये हमेशा ये सवाल होता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो प्रमित है, ये जो बातें कह रहा है, ये जो कविताएं कह रहा है, वो कह रहा है कि दुनिया के तमाम लेखकों में मैं कहता हूँ तुमसे मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो, यदि तुमने नहीं जाना है कब्र के सन्नाटे, वो कहता है। तो वो जो कह रहा है आपको, तो ये आपके दिल दिमाग को झंझोड़ने वाली बात है। और आप ये कहिए कि आप उपन्यास को छोड़ दीजिए कि वो कैसा लिखा गया, क्यों लिखा गया, पर उसकी जो बातें हैं, उन बातों में आप देखिए कि वो बातें माने कोई एक सोर्स से तो नहीं आई हैं, ऑब्वियसली वो बहुत तमाम सोर्स से निकल के आती हैं। और जब आप उस तरह की सोच से आप नक्सलवाद पे बहुत तमाम किताबें हैं बनाई हुई, आप पढ़ सकते हैं। और ये जो आंदोलन हो रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि उत्तरबंग के आंदोलनकारी आते थे, तो मतलब कि आपको लगता है कि एक तरफ से एक बहुत बड़ी प्रतिभा है, मतलब कि ये नहीं ठीक है, मैंने एक बहुत बड़ी प्रतिभा है उस व्यक्ति में, और वो प्रतिभा जो है वो किस तरह से समाज के कारणों से कुंद होती है, और वो किस तरह उनके प्रति जो वो रिएक्ट करता है, वो हमको रिएक्शन गलत भी लगता है। हम तो अखबार में ही पढ़ते हैं कि ये आतंकवादी मारा गया, लेकिन वो किस तरह बना, तो उसका जो मानस है वो मुझे लगता है कि मतलब कि उसको पढ़ करके कोई भी व्यक्ति जरूर इस बारे में सोचे, ऐसा मुझे लगता है। मैंने एक उपन्यास पढ़ा था बहुत पहले ही, दास्तोवस्की का बॉनम, जिसमें एक पात्र है प्रिंस मिस्किन। तो प्रिंस मिस्किन के बारे में लेखक बार बार कहता है कि ये बॉनम है, अच्छा, लेकिन वो काम उसके सारे ऐसे हैं जो बाकी लोगों की नज़र में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बॉनम कहते हैं। लेखक भी बार बार उन लोगों की पक्ष की तरफ से बात करता है। जब हम कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए उपन्यास पढ़ते हैं तो मुझे बार बार वो पात्र मुझे जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कुलभूषण को अगर हम उसके परिवार की नज़र से देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो कहीं भी उससे सभ्य नहीं माना जा रहा। वो कहता भी है कि जिसकी घर में इज्जत ना हो उसकी क्या अहमियत होती। लेकिन एक जगह और भी कहता, आपने लिखा है
कि मेरे मोहल्ले में कौन ऐसा है कि जो मेरे एहसान जिस पर ना हो। और कहता है कि मैंने नाम रंज बदला है गोपाल चंद्र दास, तो इसके पीछे भी फिर वो बताता है कि मैं कहाँ से आया, रुष्टिया से आया। ये जो पात्र है, ऐसे पात्र में कई मनस्थितियां एक साथ दिखाई पड़ती हैं। अलका सरावगी लेखक होने के नाते किस तरह से इन सारी मनस्थितियों को हैंडल करते हैं? देखिए, ये तो जैसे आप जब एक पात्र आपके दिमाग में बनता जाता है और वो एक बहुत सारी स्थितियों से वो गुजरता हुआ वो पात्र, जो कहानी जिस तरह से आगे चलती है और वो पीछे की कहानी, और जो वो मालविका जिसको वो रेफ्यूजी की लड़की है उसको अपनी बेटी बता करके पालता है दुनिया से, तो ये जो तमाम जो कहानी जब आपके दिमाग में चलती है तो वो पात्र अपने आप फिर वो एक इंडिपेंडेंट पात्र हो जाता है और वो अपने आप अपनी शक्ल ग्रहण करता है। और कई बातें जो मतलब लेखक के दिमाग में नहीं होती हैं वो भी लिखने के दौरान वो बातें उस पात्र में दिखाई पड़ने लगती हैं। जैसे कि अभी हम एक शादी में गए थे, तो मुझे अनामिका भी थी उस शादी में, तो एक कोई किसी को देख करके उन्होंने, कोई फैमिली के जिनके यहाँ शादी थी उनके यहाँ किसी फैमिली को देख करके उन्होंने कहा, अलका अलका एकदम एक कुलभूषण लगता है। मतलब मैं इतना चौंकी उनकी इस बात से। तो फिर उन्होंने कहा कि हर परिवार में एक कुलभूषण होता है। तो मतलब देखिए कि ये जो आपकी हंसी का मैंने जिक्र किया था ना, तो देखिए कि ये जो पात्र है जो कि मतलब अपने परिवार में भी हाशिए पर, वो समाज में और मैंने हर तरह से हाशिए पर है ही, लेकिन वो अपने परिवार में भी उसको कोई इज्जत नहीं मिलती, उसको कोई जगह नहीं मिलती। और वो लेकिन फिर भी वो एक इंसान है और उसके अंदर में एक इंसान होने की तमाम खूबियां भी हैं, इसलिए वो मदद करता है। और एक तरह से आप सोचिए तो किस लेवल तक करता है कि यानी कि एक बच्चे को अपना बच्चा बना के पालना और किसी को पता न चले कि वो नहीं है, और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना उसका जीवन का सबसे बड़ा संकल्प होना, तो मतलब कि उसमें एक इंसानियत की कितनी ऊंची उसमें एक ऊंचा आगाज आपको उसमें दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा तो हो ही सकता है, ऐसे तो लोग होते ही हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो होता ही है कि आदमी, और खास करके जिसको इतना तिरस्कार मिला हो जीवन में। और देखिए कहीं अशोक जी के कारण मैंने सिंगर को बहुत पढ़ा, आइजैक बेसिलिश सिंगर, उनकी एक कहानी है गिम्पल द फूल। और दोस्तोयेव्स्की का तो द इडियट तो पढ़ा हुआ है ही, बहुत पहले पढ़ा था लेकिन पढ़ा था। तो मतलब कि कहीं मतलब एक अशोक जी को भी लोग इडियट ही समझते थे। उनका जो परिवार था ना, है रादर, वो उनको इडियट ही समझता था। उसको कोई ऐसा पता नहीं था कि वो उनकी क्या शख्सियत है, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने से जब मतलब नहीं होता है, जब यहाँ पर पैसे से ही आदमी को तौला जाए तो ऐसा ही होता है। तो मतलब कि ये जो बहुत सारे लोग जिनको हम बिल्कुल एक इडियट ही समझ लेते हैं और जिनका उसको शक्ल सूरत के कारण या कैसे भी समझिए कि कैसे उनका एक हमेशा एक मजाक बनाया जाता है, उनको हमेशा एक तिरस्कृत किया जाता है, तो वो फिर भी अपना वजूद कहीं ना कहीं और पा लेते हैं। जो उसका ये गोपाल चंद्र दास बनना है कुलभूषण का, ये भी शायद एक अपना वजूद पाने की, आप सोचिए कि आदमी के अंदर में कितनी जिजीविषा है कि वो अपना इस तरह से अपना एक नया वजूद गढ़ता है। और उस वजूद की पहचान है, उस वजूद की उसके मोहल्ले में, कम से कम जो एक गरीब मोहल्ला है तो वहां पर उसकी पहचान है। और वो जो भाई के घर से जो अमीरों के जो फेंके हुए सामान ला के जो अपने घर में पहाड़ बनाता है, उसमें से वो सबकी मदद करता है। उसको कबाड़ खाना जो बना के रखा है उसने, उसकी मदद करता है। और एक जो कहानी है सिंगर की गिम्पल द फूल, वो कहानी ये है कि उसकी पत्नी किसी के साथ सो गई है और उसने देख लिया है और उसको लोग कहते हैं कि नहीं वो नहीं सोई थी, तुमने झूठ देखा, फिर वो मान लेता है इस बात को। तो मतलब कि आदमी अब पता नहीं कि वो नाटक करता है या वो सचमुच माने इतना मूर्ख है। उसका इस कहानी का नाम ही गिम्पल द फूल है और अशोक जी की बड़ी प्रिय कहानी थी, तो मैंने कई बार पढ़ी है। तो मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मानस में दोस्तोयेव्स्की और सिंगर जैसे ये लोग रहते हैं। और जब हम अपने आसपास या अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने इस तरह से जीवन काटा है, तो फिर उसके बाद में आपकी कल्पना बहुत कुछ और उसमें
जोड़ सकती है और आप उस तरह का एक, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने हर व्यक्ति में जीने की एक जो लालसा है और अपना वजूद एसर्ट करने की, पाने की जो लालसा है, वो कुलभूषण जैसे पात्र बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। जी अलका जी, इससे से जुड़ा हुआ एक सवाल एक और है। जैसे हम बार बार देखते हैं कि विभाजन की बात आती है तो हमारे सामने 1947 आता है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात आती है तो हमारे सामने दूसरा दौर आता है। क्या विभाजन सिर्फ इन 2 तारीखों तक सीमित है या इसका कुछ और मानक लेखक होने के नाते आप महसूस बंगाल करते का हैं? विभाजन जो कि मैंने कुलभूषण लिखते हुए ही देखे, फिर वो भी एक शोध का ही कार्य था, और मैंने बहुत सारी फिल्में देखी जो बांग्लादेश में और यहाँ पर बनी, बहुत सारी बांग्ला की किताबें हैं जो लिखी गई हैं, जो रेफ्यूजियों पर लिखी गई हैं, और बहुत सारी तमाम जो रेफ्यूजी कैंप्स पर लिखी गई, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे लेखक हैं, और खुद भुक्तभोगी बहुत हैं, मनोरंजन व्यापारी जैसे बच्चे थे जब वो गोद में आए होंगे वहां से। तो ये जो पार्टीशन था, इस पर किसी ने उस तरह से लिखा नहीं। इसके किताब का बांग्ला में भी अनुवाद हुआ है, अभी हमारी चीफ मिनिस्टर को मैंने दी ममता बनर्जी, तो उन्होंने बैठे बैठे स्टेज पर बैठे बैठे पढ़ा, और उन्होंने कहा कि मैं सब जानती हूँ, ये जो दंडकारण्य भेजा गया था और जो रेफ्यूजियों के संग जो अत्याचार हुआ था, ये सब मुझे मालूम है। तो ये देखिए कि मैंने कि ये जो सारा जो विभाजन था बंगाल का, ये पंजाब से बहुत अलग था। एक तो पंजाब के रिफ्यूजियों को रीस्टैब्लिश करने के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए, बहुत पैसे खर्च किए, जबकि बंगाल के रिफ्यूजियों का ये हुआ कि एक बार में तो सब आए नहीं, तो ये धीरे धीरे आते रहे, क्योंकि कल्चर तो सेम था, हालांकि पंजाब का भी कल्चर सेम था, पर वहां ज्यादा खून खराबा हुआ। उस तरह का खून खराबा पार्टीशन के समय यहाँ नहीं हुआ था। 46 में जो कलकत्ते के दंगे हुए थे, नोआखाली लिख चुकी हूँ, और नोआखाली के जो दंगे हुए थे उनके उनके उन पर भी थोड़ा बहुत लिख चुकी हूँ कलिकथा में। तो ये जो लेकिन जब 47 में इस तरह का खून खराबा इधर में नहीं हुआ, इसके कारण ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे वो वहीं रह गए, वो आए नहीं, और जिनकी अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी थी, और जो मैंने एक तरह से हिंदू वहां पर काफी पावरफुल, जो मुसलमान थे वो बहुत गरीब मुसलमान थे, तो उनमें उनको वैसा कोई डर भी नहीं रहा होगा उनसे। लेकिन बाद में जैसे स्थितियां जैसे जैसे बदलती गई, तो ये सारे लोग बाद में आते गए, और जब बाद में लोग आए तो भारत सरकार ने तो इनके लिए कुछ नहीं किया। पटेल ने कहा, वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार पटेल ने, कि ये बंगालियों को खाली रोना आता है, ये खुद क्यों नहीं लड़ते हैं, खुद क्यों नहीं वापस जाते हैं अपने घरों पे, वापस क्यों नहीं कब्जा करते। तो एक तो सरकार की तरफ से बिल्कुल मतलब कोई मदद नहीं मिली, और इन सबको भेज दिया गया दंडकारण्य, जो कि एकदम सूखा इलाका है, 700 नदियों का देश छोड़ करके, जहाँ हर तरफ पानी है। तो आप मतलब एक पानी देखने के आप अभ्यस्त हैं, पानी की कहीं, वहां पर पानी नहीं, एक गिलास पानी का वो ना 10 पैसे का वो एक गिलास पानी खरीदता। तो मतलब कि जहाँ शेर चीते बाघ हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ राम सीता कभी दंडकारण्य गए थे, उनको वनवास देने के लिए भेज दिया। तो ये सब जो पार्टीशन में जो हुआ और जो इन लोगों के साथ में हुआ, तो ये बहुत ही भयानक था। और मैंने तो वो अंत का पोर्शन देखा नहीं जिसमें कम्युनिस्ट सरकार ने मरीज झांकी पर गोलियां चलाई रिफ्यूजियों पर, जो भाग करके चले गए। मैंने इसलिए भी नहीं लिखा क्योंकि अमिताभ घोष ने इस पर लिख चुके हैं, इसका किसी जो प्रसंग उनके द लास्ट टाइम या किसी उपन्यास में आता है, पढ़ा नहीं मैंने, पर मुझे मालूम है, तो इसलिए भी मैंने वहां तक इस प्रसंग को मैं नहीं लाई। लेकिन मतलब कि इस तरह का मतलब अत्याचार जो यहाँ के रिफ्यूजियों पर हुआ, अच्छा हमने तो बचपन में बहुत देखा है, क्योंकि अब हमारे घर के बाहर एक कूड़ादान खुला, तो एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत उसमें से खाना खोजती थी, और हमारी दादी उसको देख देख करके खड़ी खड़ी आंसू बहाती रहती, क्योंकि वो भी सफेद साड़ी पहनती थी और उनको बहुत तकलीफ होती थी कि मतलब कि देखो मतलब कि आदमी पर अपना घर बार छोड़ करके, और जगह जगह रेफ्यूजी घूमते रहते थे, और उसके कारण कुछ कांड वांड भी होते थे, कुछ घटनाएं भी शहर में घटती थी। मैंने वो जो बहुत टर्बुलेंट पीरियड था ना जो बंगाल के नक्सलवाद का, तो समझिए हम उस समय 8 साल के थे, 60 में मेरा जन्म है, तो 8 साल के थे, तो 8 साल से लेकर के जो 12-13 साल की उम्र तक जो हमने देखा, हमें लगभग बंगाली मोहल्ले में रहते थे, मैंने जो मारवाड़ी मोहल्ला था उसमें नहीं रहते थे, तो हमने बचपन से वो एक संसार देखा। तो मतलब कि तो ये सब काफी मैंने परिचित था, जो हो रहा था वो काफी परिचित था। और जब ये कुलभूषण जैसा रेफ्यूजी जब मिलता है जिसका जीवन एक तरह से इसने बदल दिया, तो फिर ये पार्टीशन पर बहुत सारे सवाल हैं जिनको मतलब किसी ने हैंडल नहीं किया।
कि ये जो पार्टीशन था और वो जो पार्टीशन था, उन दोनों में पंजाब और बंगाल के पार्टीशन में जमीन आसमान का फर्क। आपने अपने साक्षात्कारों में कहा है कि कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए जो उपन्यास है, उसमें जो विस्थापन की समस्या है वो दुनिया के बहुत सारे देशों में जो विस्थापित लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। कलिकथा बाईपास में जो किशोर बाबू हैं वो उस प्रकार की त्रासदी झेल रहे बहुत से लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने तो इस शती की शुरुआत में लिखा था कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, अब जबकि इस शती का चौथाई बीतने को है, बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं जो भू राजनीतिक कारण दुनिया भर में। तो अभी छपा है। हाँ, कुलभूषण वो जो 2020 में। हाँ जो ये उपन्यास है कलिकथा बाईपास और उसके बाद से जो तो अभी बहुत बदलाव हो चुका है, मतलब काफी चीजें जटिल हो चुकी है, उनको दूसरे तरीके से समझने की भी जरूरत है। देखिए अब जो ये रोहिंग्याई जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, बर्मा से उधर से भाग करके आए, जो दिल्ली तक बसे हुए हैं, जगह जगह उन पर कितनी सारे कुछ कुछ अत्याचार होते रहते हैं। और जो सीरिया के रेफ्यूजी हैं तो वो किस तरह से मारे जाते हैं। तो एक तरह से ये जो फोर्सफुल जो माइग्रेशन है ना, जो जिसका जो चॉइस से नहीं हुआ। कलिकथा में जो मारवाड़ी माइग्रेशन था तो पैसे कमाने के लिए आए, अपनी इच्छा से आए थे, चाहे मरे चाहे जिए जो भी हुआ, पर अपनी इच्छा से अपने पैसे कमाने के लिए आए थे, वहाँ राजस्थान में हवेलियां बनाने के लिए आए थे। लेकिन ये जो पार्टीशन जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो अभी जो फिलहाल चल रहा है, और दरअसल उसका ट्रिगर पॉइंट भी वही था। ये जो रोहिंग्या रेफ्यूजी आ रहे थे, इसका ट्रिगर पॉइंट भी वो था। तो हमारे यहाँ वो एक महिला है जो काफी काम करती हैं, मैंने इस तरह का, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि कुछ मैंने पुराने जो शर्ट, जो हमारे हस्बैंड का कपड़े का काम है, तो मैंने कहा कुछ पुरानी शर्टें वगैरह हैं तो दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कि क्या आप मुसलमानों को देंगे? तो मैंने कहा मुसलमान को क्यों नहीं देंगे, और वो कौन है मुसलमान? तो मतलब कि ये आपको, मतलब जब आपकी बातों से आपको, जब आपके जीवन में एकदम तुरंत आप रूबरू फेस करते हैं, तब आप समझते हैं कि ये जो लोग मतलब अपना इस तरह घर बार छोड़ करके रातों रात भगा दिए गए, तो उनके साथ में क्या हश्र होता है। क्योंकि 70s में जो हुआ था तो बहुत सारे लोग कलकत्ता छोड़ करके, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, नक्सलवादी आंदोलन जब चला तो ये बहुत सारी कंपनियों ने अपने हेडक्वार्टर्स बदल दिए। आपके ये अमित चौधरी जो अंग्रेजी के लेखक हैं वो भी लिखते हैं इस बारे में कि ब्रिटानिया कंपनी में शायद उनके फादर थे तो बम्बई हेडक्वार्टर चला गया। तो इस तरह से मैंने बहुत कुछ हुआ। लेकिन मतलब कि जो एक आम आदमी जिसको अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, तो वो उस सिक्योरिटी को जब छोड़ता है मजबूरी से, तो वो किस तरह की उसमें पड़ता है। जैसे लिखते हुए मैंने बहुत सारे रिफ्यूजियों से जो मुलाकात की, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक टीचर हैं, उन्होंने कहा कि हमारी माँ भी वहीं की थी। तो मैंने बहुत बार उनको कहा कि उनसे बात करनी है, उनसे बात करनी है, उनसे मिलना है। तो मुझे लगा कि पानी फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो इन्होंने एक दिन मुझे कहा कि देखो ऐसा है कि माँ से अगर बात करेंगी आप, तो माँ वापस डिप्रेशन में चली जाएंगी, तो उनसे आप बात मत कीजिए, आप उपन्यास लिखना है और सोच से हमारी माँ को बख्श दीजिए। तो ये होता है ना कि मतलब कि जो एक समय जो लोग इस समय को जी कर आए हैं, तो वो अभी ऐसा समय बिल्कुल नहीं बदला है। मुझे तो नहीं लगता है कि एकदम ऐसा समय। अब ये जो सीरियाई, हम एक बार स्पेन गए तो लिखा रेफ्यूजीज आर वेलकम। वहां पर पार्लियामेंट के बाहर में एक बड़ा बैनर लगा हुआ था कि रेफ्यूजीज आर वेलकम। तो ये सारे लोग जो जिन देशों में जाते हैं, वहाँ के लोग भी तो बहुत परेशान होते हैं ना, उनके भी रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, उनको तरह तरह की जो कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं तो उनको झेलना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी खिलाफ हो जाती है सरकार की। अगर सरकार मदद कर रही है रिफ्यूजियों की, तो खुद लोकल पॉपुलेशन में एक तबका खड़ा हो जाता है विरोध करने के लिए। और ये सारे लोग, तो उस बच्चे की तस्वीर आपको ध्यान में होगी जो तट पर मरा हुआ है, जूते मोजे सब पहने हुए मासूम बच्चा। तो ये कहाँ समय बदला है, हम तो लगातार उजाड़ रहे हैं। और कहते हैं कि जो जितना डिस्प्लेसमेंट अभी 21वीं सदी में जितना जिस पैमाने पर हुआ है, उतना तो पिछली सदी में हुआ नहीं। बदलने से मेरा आशा में यही था कि और बुरी स्थिति हो गई है। जो आपका उपन्यास अभी हाल में आया है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने उसमें लिखा हुआ है कि ये गांधी जी के बहुत सारे जो पहलू हैं जिनके बारे में कम बात होती है, और गांधी जी ने भी उसका उल्लेख अपनी आत्मकथा में बहुत ही सीमित संदर्भों में किया है, सरला देवी जी का।
सरला देवी का जो समय है और उनके परिवार का जो पूरा परिवेश है, उसको देखते हुए जब हम उस समय की महिलाओं की तस्वीर अगर बनाना चाहें तो लगता है कि मतलब ऐसी महिला कोई दूसरी हमारे आसपास नहीं नजर आती है, जो इतनी सक्रिय है राजनीति में भी, संगीत की धुनें बना रही हैं, बहुत सारी चीजों में। इस उपन्यास को आप किस तरह से देखते हैं? एक ऐतिहासिक उपन्यास या इसमें सरला देवी चौधरानी के जीवन को आधार बनाया गया है और बाकी सारी चीजें आपकी कल्पित हैं? देखिए, ऐसा है कि गांधी के पत्रों, सरला देवी को जो पत्र लिखे थे गांधी ने, उन पत्रों पर जेरेल्डिन फोर्ब्स, एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, उन्होंने एक किताब निकाली, लॉकडाउन के दिनों की बात है। उसमें गांधी के उनकी भूमिका है लिखी हुई और गांधी के पत्र संकलित। और वो किताब संयोग से, जैसे जेरेल्डिन से मेरी मुलाकात पहले भी कलकत्ते में हुई है, कई बार आती रही है कलकत्ता, क्योंकि उन्होंने सरला देवी के लड़के से भी 1976 में पत्र लिए थे और 40 सालों से वो ये पत्र सारे आर्काइव्स में ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि देखिए, सरला देवी के पत्र जला दिए गए, लेकिन 4-5 पत्र मिल गए उनको। तो मतलब कि इसलिए ये था कि मतलब कि एक उन्होंने ये किताब निकाली और जब बात हो रही थी जूम पर, ये जो होता है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सरला देवी के का जीवन बहुत औपन्यासिक है, उसमें एक उपन्यास है जो उपन्यासकार ही लिख सकता है, एज ए हिस्टोरियन हम नहीं लिख सकते। अच्छा, फिर मुझे वो किताब जो हमारी कॉमन फ्रेंड है उनके थ्रू मिल गई और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मैंने सरला देवी की आत्मकथा पढ़ी, फिर सरला देवी के निबंधों का, कविता कहानियों का एक संकलन, 2 संकलन है, वो बांग्ला में मैंने पढ़ना शुरू किया और गांधी की आत्मकथा तो पढ़ी ही। तो मतलब मुझे लगा कि एक तो जो सरला देवी का जो इतना जो एक रोशन व्यक्तित्व है, जो इतना एक चमकता हुआ एक ऐसी ऊंची प्रतिभा, जो इतनी गुणों की खान है कि उसको विवेकानंद अपने साथ रखना चाहते हैं, उसको माने हमारे सदी के जितने महामानव जी आज विवेकानंद अपने साथ रखना चाहते हैं, गांधी उनको अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहते हैं, तो सरला देवी का नाम किसी ने सुना कैसे नहीं? तो एक तो ये कारण था और दूसरा ये कि मतलब कि वो जो एक समय था, यानी कि हम प्रेम को हम किस तरह से देखते हैं, तो हमारा जो समय है इसमें हम एक स्त्री पुरुष के प्रेम को एक बहुत सीमित दृष्टि से देख सकते हैं और उसमें उसी दृष्टि से देख करके सरला देवी पर इंटरनेट में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के माने आपको मिलेंगे कि गांधी बंगाली विदुषी के प्रेम में पड़ गए थे गांधी और आध्यात्मिक पत्नी, माने जिसमें एक चटखारापन, एक सेंसेशनल कुछ बनाने की इच्छा रहती है, उस तरह का। तो उसके पीछे कहीं मतलब एक उस औरत का जो इतनी बड़ी उसकी शख्सियत थी, इतनी वो गुणवान थी, अपने समय से इतना आगे का उसका सोच था कि गांधी अपना लिखा हुआ उसको पढ़ाना चाहते थे, उसका कहीं इतिहास में कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं है? तो ये था कि मैंने कि सरला देवी के प्रति एक मतलब कहीं फिर वो आप पढ़ते पढ़ते कहीं आप ही सरला देवी बन जाते हैं और आपको ये एक शोक होता है मन में कि मतलब कि एक ऐसी प्रतिभा को इस तरह निग्लेक्ट किया गया, उसके क्या क्या वजह रही हों। क्योंकि देखिए, जो इतिहास लिखने वाले अभी आपके यहाँ, जैसे मैंने महादेव देसाई, नारायण देसाई की लिखी हुई उनकी महादेव देसाई की जीवनी उठा करके खोल खाज करके मैंने 1919 से 1921 का पीरियड निकाला, ये देखें कि सरला देवी का नाम है क्या उसमें, तो नहीं है उसमें नाम, क्योंकि महादेव देसाई सरला देवी के प्रति काफी मैंने सहानुभूतिशील थे, जिसके लिए राजगोपालाचार्य ने उनकी आलोचना भी की। तो देखिए, एक तो ये है कि माने कि प्रेम भी जो है, उस प्रेम का एक कितना शुद्ध रूप, एक कितना नैतिक रूप आपको वहां उस प्रेम में दिखाई पड़ता है। जहाँ गांधी अगर प्रेम करते हैं तो उसको छुपाते नहीं है, वो सरला देवी को कहते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत प्रेम है, वो उनके पति को कहते हैं। इस जब से मैंने सरला को मैंने एक देवी की तरह मान लिया और मैं सुबह जब ध्यान करता हूँ तो सरला ही मेरे दिमाग में आती है। तो मतलब आप देखिए कि इसमें, क्योंकि इन सबके पीछे, इस प्रेम के पीछे भी दोनों के मन में, चाहे गांधी हो चाहे सरला देवी, एक बहुत बड़ा एक आदर्श है ना, देश को आजाद करने का संकल्प है, आदर्श है। अपने को गांधी ने किताब के कवर पे जो गांधी और हम जिन गांधी का चित्र देखते हैं, देखिए सब कुछ उन्होंने छोड़ा, एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि एक निरावरण करना अपने को, माने सब कुछ। और वो सरला देवी को भी से भी यही चाहते थे कि वो ऐसा करें। तो मतलब कि ये जो प्रेम था, इसका एक क्या बैकग्राउंड था,
और इसका एक क्या इसकी ऊंचाई थी इस प्रेम की। अब ये प्रेम खत्म हो गया। कई लोग पढ़ के गांधी को बुरा भला कहते हैं कि गांधी का पितृसत्तात्मक सोच था या जो भी था, वो सबकी देखिए अपनी रीडिंग हो सकती है। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैंने कि इस कथा का सचमुच जो उपन्यास है उसमें एक बार सरला देवी की निगाह से इसको देखना, क्योंकि देखिए जो गांधी के पत्र हैं उनमें सब में सरला देवी मौजूद है। यानी कि सरला देवी ने जो लिखा होगा पत्र में, गांधी अगले पत्र में उसी पर बात करती है। तो उस तरह से एक तरह से उन सारे पत्रों में सरला देवी के पत्र मौजूद हैं जो नहीं जलाए जा सकते। तो इसलिए जलाने वालों ने जो जलाया तो उसका भी कारण हम समझते ही हैं। तो मुझे लगा कि मैंने कि इस पर एक बहुत सरला देवी को मतलब कहीं एक सामने लाना और उन पर बात करना, और गांधी का भी जो एक मानवीय पक्ष है कि गांधी को हम एक महात्मा गांधी के तौर पर देखते हैं, लेकिन गांधी ने प्रेम किया और गांधी ने वैसा ही प्रेम किया कि वो कहते हैं कि तुम जिस जगह बैठती थी अब वो जगह खाली बिछाना, उदास हो जाता हूँ। तो ये जो गांधी कह रहे हैं, तो देखिए इसमें कहीं कोई लुका छिपी वाला प्रेम नहीं है। ये कहीं कोई अपने को, राजगोपालाचारी को उन्होंने कन्फेस किया कहते हैं, तो अब ये कन्फेस किया कि प्रेम करते, तो राजगोपालाचारी ने कितनी कटु और कितनी अभद्र चिट्ठी लिखी सरला देवी को, बिल्कुल गिराते हुए बिल्कुल। तो ये लगता है कि मतलब कि वो चिट्ठी पढ़ करके तो मतलब आपके अंदर में आग जलने लगती है। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि सरला देवी ने पर क्या बीती होगी उस चिट्ठी को पढ़कर। तो ये तमाम मतलब ये जो एक खास मतलब जो ये जो ऐतिहासिक चरित्र हैं, गांधी जैसी बड़ी शख्सियत और सरला देवी जिनको कहीं कोई जगह नहीं मिली, और एक समय जो था जिसमें ऐसा प्रेम हो सकता था, मेरे ख्याल से वो एक कारण रहा कि मतलब उसने मेरा दिल पकड़ लिया सरला देवी ने, और मुझे लगा कि मैं लिखना चाहती हूँ। गांधी कलकत्ता जाते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलते हैं और सरला देवी के बारे में भी बात करते हैं। आपने इस उपन्यास के अंत में दिया हुआ है कि मैंने 5 पत्र देखे, 4 से 5 पत्र और 80 पत्र हमने 70 से 80 पत्र हमने गांधी जी के देखे। क्या इतने पत्रों से सरला देवी का पक्ष सामने आ सकता है? तो ऐसा है ना कि मतलब कि एक उपन्यास होता है जो लिखा जाता है और एक उपन्यास होता है जो बिटवीन द लाइंस लिखा जाता है। तो इस तरह के उपन्यास में बहुत ज्यादा कल्पना के घोड़े आप नहीं दौड़ा सकते हैं, लेकिन आप मतलब कि जो सरला देवी की जो शख्सियत है वो उनके अपने लिखे हुए हैं, उनके संकलन, बड़े बड़े संकलन हैं जो सरला देवी के लिखे हुए हैं, और उन्होंने जो राजनीति पर जितना कुछ लिखा है, क्योंकि वो भारतीय पत्रिका की संपादक है, तो बहुत कुछ जो है तो वो सरला देवी को बिल्ड करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक तो सरला देवी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी वो 1905 तक है, तो वो सरला देवी तो 1905 तक की सरला देवी तो वहाँ मौजूद है, और उसके आधार पर आप एक सरला देवी का एक व्यक्तित्व आपके अंदर में बनना शुरू हो जाता है, वो जो खुद लिख रही हैं अपने बारे में, और उसके बाद में आप उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं, और फिर गांधी के पत्रों में जो गांधी उनको कह रहे हैं, तुम पूर्ण स्त्री बनो, तुमने अपने बाल जो दाई से तेल लगवा लिया उसकी भर्त्सना करते हैं गांधी, ये आलस है, अपने आप से काम करना चाहिए, गुलाम जी, और मैंने तो समझा था कि यही तुम्हारा घर है और तुम कहाँ हिमालय पर जाओगे, मैं ही तुम्हारा हिमालय हूँ। तो ये जो तमाम बातें हैं, तो ये एक मतलब कि सरला देवी ने क्या लिखा होगा ये बहुत एक आसानी से देखा जा सकता है। अभी मृदुला गर्ग से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि काफका की जो प्रेमिका थी फेलिस, उन्होंने लेटर टू फेलिस करके उन्होंने काफका के पत्रों का एक संकलन बनाया, उसमें फेलिस के खुद के एक भी पत्र नहीं, लेकिन उनको जब आप पढ़ते हैं तो फेलिस को ही आप ज्यादा जानते हैं, आप काफका को कम जानते हैं, फेलिस को ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए ये तो मतलब मुझे लगता है कि, और हम सभी तो आखिर तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं तो वो तो उसी संस्कृति में रचे बसे बड़े हुए हैं, तो हम देख सकते हैं कि मैंने बिटवीन द लाइंस क्या हुआ होगा, ये हमारे लिए जानना बहुत मुश्किल नहीं है। अलका जी, इसमें एक सवाल ये बनता है, मुझे जो जानना मैं चाहता हूँ कि कई छवियां हैं सरला देवी चौधरानी की, एक जो अपनी माँ की बहुत अगेंस्ट में है, जैसे माँ के पास समय नहीं अपनी बेटी के लिए, वो जिद में भी बहुत कुछ लिखती हैं, और समाज के जो भले ही उनको स्वीकार करे या न करे, उनकी माँ कहती भी कि तुमने लेख लिखा, तुमने बताया तक नहीं मुझे। दूसरी है जो घर से लड़ करके कर्नाटक में आती हैं नौकरी करने के लिए,
और फिर जब वो यहाँ से कलकत्ता से जा रही, लाहौर जा रही, तो कहती हैं कलकत्ता से, कहती कि अब मैं जा रही हूँ तो लेकिन मुझे ऐसी जगह भेजना जहां पर कम से कम हमारा देश के साथ जो जुड़ाव है बना रहे। और फिर कई पत्र गांधी के आपने कोट किए हैं जिसमें गांधी उनको मूर्ख तक की संज्ञा देते हैं। स्टूपिड, जी वो इसीलिए जी। वो शिकायत करते हैं। अब इसमें ये देखिए कि और उसका कहीं सरला देवी मतलब उस बात का जवाब नहीं देती उस तरह से। वो सोचती है कि शायद हमसे मतलब कोई गलती इस तरह से है क्योंकि गांधी की इमेज इतनी बड़ी हो रही। यहाँ पर सरला देवी लगती है कि एकदम सामान्य गृहस्थ की तरीके से दिखाई पड़ती हैं। आपको इसमें क्या नहीं लगता है कि गांधी के पत्रों में भी बहुत अंतर है बातों में? कुछ बातें हैं जब वो गांधी उनको कहते हैं कि तुम एक नारी शक्ति की बात करते हैं कि ऐसी अगर हर जगह हो जाए, और अंत में जो पत्र आते हैं तो उसमें बहुत कुछ बातें बदल जाती हैं। तो ऐसे में गांधी की जो विचार की है सरला देवी को लेकर के, वो आपके दिमाग में क्या बनी? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरला देवी गांधी के प्रति क्षोभ नहीं होता है पढ़ने से, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन शायद मतलब ये भी है कि गांधी का जो एक अपना जो एक आदर्श था और सरला देवी का जो आभिजात्य वर्ग से वो आई थी, और वो शुरू में तो वो तालमेल बैठाती हैं गांधी की बातों से, साड़ी पहनने वाली वो पहली औरत बनती है, लेकिन बाद में आगे चल करके वो इन चीज़ों को लेकर परेशान होती है। और मेरे ख्याल से जो उनके ऊपर लगातार गांधी जो दबाव बनाते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ करके साबरमती आ जाओ, तो ये भी शायद उनके लिए काफी मुश्किल है ऐसा करना। और पति के साथ उनके रिश्तों में भी काफी तनाव आता है, ऐसा मतलब जो एक, क्योंकि देखिए एक और भी बात आपको बताना चाहूंगी कि एक ग्रेप वाइन होती है ना, तो बंगाल में सरला देवी को लेकर के काफी एक ग्रेप वाइन चलती है, और सरला देवी पर काम भी कई लोगों ने किया है। तो पीएचडी की स्टूडेंट ही है, तो वो भी बहुत गप्पे लगाती है। वो कहती है कि আপনি জানেন ওই जो एक्टर ওর সঙ্গে তোর ভালোবাসা হয়েছিল, तो कहीं कहीं लिखा नहीं है, वो लिखबे कि আমি জানি। तो मैंने वो किस लेखक का नाम बताते कि वो उनके साथ में इनका प्रेम था और वो उसकी माँ ने होने नहीं दिया और उन्होंने पूरा पैसा खर्च करके उसको विदेश भेजा सरला देवी ने, और बाद में जब वो लौट करके आया तो उसने किसी और से शादी कर दी। तो सरला देवी का दिल बहुत लोगों ने पहले भी तोड़ा। तो एक जो ये ग्रेप वाइन वाली भी जो कथा है ना, वो भी बहुत कुछ चलती है। तो ये अब समझिए कि ये बंगाल में रहते हुए ये आसान है कि मतलब अब देखिए जैसे एक हिस्टोरियन है जो सरला देवी पर एक मोटा ग्रंथ लिख रहे हैं अंग्रेजी में, तो उनको मैं उनसे मिलने गई, तो उन्होंने कहा कि आप गांधी का नाम ही क्यों ले रही हैं? गांधी का तो कोई, सरला देवी के जीवन में कोई रोल ही नहीं था, वो तो 1 साल के लिए आए थे चले गए, गांधी का तो कोई रोल नहीं था। सरला देवी तो शुरू से क्रांतिकारिणी थी और बाद में भी वो क्रांतिकारी थी, वो तो कभी तो मतलब अब ये देखिए कि अब हमारा, आप इससे सहमत नहीं होंगे, हमारी पीएचडी जो स्टूडेंट है बांग्ला की, उसने कहा कि उनसे और बात मत कीजिए। तो मतलब कि सबने अपने दिमाग में जो एक छवि बना ली होती है, और कहीं हम अपने आइकॉन्स स्थापित करना चाहते हैं तो उनको गांधी को गिराना जरूरी लगता है, ऐसे कहीं गांधी को स्थापित करना जो लोग चाहते हैं उनको सरला देवी को गिराना उचित लगता है। परंतु फिर भी सत्य जो है, जो ट्रुथ है, वो तो कहीं ना कहीं मौजूद है ना, उसको ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। तो मैं ये उम्मीद हमेशा ये रखती हूँ कि वो जगह मैंने छोड़ दी है, कि जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं कि गांधी की वैचारिकी बदल रही है या गांधी बदल जाते हैं, तो गांधी के पास ऐसे बदलने के क्या कारण रहे होंगे। कल ही मैंने किसी को लिखा कि गांधी को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना उचित है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना गांधी के हमारे हिंदी के कवि हैं प्रकाश मनु, उन्होंने मुझे लिखा कि मुझे तो इतना दुख हो रहा है और पढ़ी नहीं जा रही थी किताब कि गांधी ने एक ऐसी प्रतिभाशालिनी औरत को, इतनी तेजस्विनी औरत को एक रोती झींकती महिला में बदल दिया, उन्होंने लिखा मुझे। तो देखिए ये मैंने बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक तो ऐतिहासिक में इस तरह की और इतनी बड़ी शख्सियत को लेकर लिखे गए उपन्यास में आप सरला देवी का पक्ष आप रख सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सरला देवी को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। पर गांधी के बारे में मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ कमेंट करना चाहती हूँ। कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि कस्तूरबा कहाँ है, उपन्यास की रिलीज में ही पूछा गया कि कस्तूरबा कहाँ है। अनामिका जी ने कहा कि कस्तूरबा पर भी कुछ होना चाहिए ताकि इस प्रेम के प्रति
कस्तूरबा की क्या प्रतिक्रिया थी। तो मुझे ये लगा कि मतलब कि वो मतलब कि अगर कहीं कुछ भी नहीं है एविडेंशियल तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती। गांधी के पत्र में एक बार वो उल्लेख करते हैं एक जगह तो लिखा है कस्तूरबा का, जी। तो वो गांधी के पत्र में गांधी खुद कह रहे हैं कि कस्तूरबा कहती हैं कि अगर सरला यहाँ पर होती तो आप ऐसा नहीं करते, मैंने अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करते। तो वो गांधी के पत्र में है, तो वो मैंने मेंशन किया है। और गांधी जो सरला की बचपन की कथा और लिखने पढ़ने नौकरी करने और सबकी कथा सुन जो प्रतिक्रिया जो गांधी बैठे बैठे सोच रहे हैं कस्तूरबा के बारे में, तो उसमें कल्पना उतनी आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर एक पति है तो वो अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा कि उसको किस तरह का बैकग्राउंड मिला था और उसने किस तरह का जीवन जिया, तो उसमें गांधी थोड़े सहानुभूतिशील होते हैं। एक किताब है नीलिमा डालमिया अधर की द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा, तो उसमें गांधी को खूब लताड़ा गया है। तो आप चाहे तो मतलब कि वही है कि मतलब कि कस्तूरबा का क्या रुख था, तो आप उस तरह का रुख आप उसमें दें। पर मुझे लगा कि मतलब मूल रूप से मैं सरला देवी की कथा कहना चाहती हूँ, और इसलिए मुझे लगा कि और सरला देवी के चरित्र में जो विचलन है, इसके बारे में जो हमारे कलकत्ता विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर थी हिस्टोरियन भारती रे, उन्होंने इनकी आत्मकथा की जो भूमिका है उसमें उन्होंने लिखा है कि सरला देवी ने ये कहा कि 33 साल की उम्र में उनकी जबरदस्ती शादी कर दी। तो सरला देवी कहीं नहीं कहती अपनी आत्मकथा में कि ऐसी जबरदस्ती उन्होंने करने कैसे दी अपने साथ। वो खाली ये लिखती है माई हैंड्स वर टाइड, मेरे हाथ बंधे हुए थे, इतना कह करके वो निकल जाती हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि जिन्होंने अपने नाना को कह दिया कि हम तलवार से ब्याह नहीं करेंगे, उन्होंने विवेकानंद को मना कर दिया कि हम नहीं आपके साथ जाएंगे, और जो पढ़ाने के लिए गई तो वो इतने साल तक शादी नहीं की, कैसे शादी के लिए हाँ कर लेती। तो देखिए ये बहुत सारे जो ये जो किस्से हैं, इनमें बहुत सारी और बातें होंगी जी, जिनको हम गेस कर सकते हैं लेकिन हम लिख नहीं सकते जी। मैम पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया कि जो नवजागरण युगीन और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली बहुत सी गुमनाम जो नायिकाएं हैं उन पर किताबें लिखी गई। गिरिराज किशोर ने बा लिखी, आपने गांधी और सरला देवी चौधरी ने लिखी, मल्लिका पर वसुधा डालमिया ने और मनीषा कुलश्रेष्ठ ने उपन्यास लिखा है, ताराबाई शिंदे और बहुत सी अन्य नायिकाओं पर भी किताबें हैं। ये इनको क्या ऐसे पृथक पृथक प्रयास ये हैं, या फिर इनको एक समेकित रूप में किसी प्रवृत्ति के रूप में भी देखा जा सकता है कि एक साथ एक समय में ही इतनी किताबें आई एक कालखंड में? तो देखिए मेरे लिए तो ये बहुत सारा एक संयोग का विषय था, जैसा कि मैंने बताया जेरेलिन के कारण हुआ, तो मतलब कि इसलिए और फिर मेरी रुचि जग गई, मुझे लगा कि मुझे उसमें दिखने लग गया उपन्यास, यानी मैं सरला देवी को जीने लग गई। इसलिए मैं औरों के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मतलब एक प्रवृत्ति है या उसका कुछ एक समय के दौर में हम इतिहास में वापस जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं, क्यों उन पर पात्रों को निकालना चाह रहे हैं, क्यों उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। ऐसा मेरे ख्याल से हो सकता है कि कुछ उसके पीछे कुछ कारण, कुछ रूट में कुछ प्रवृत्तियां ऐसी बन रही होंगी। ये समाज की थोड़ा समावेशी होने का भी सबूत है कि इतने सारे लोगों को, महिलाओं को भी जो नायिकाएं को शामिल किया जाए। अभी मुझे एक बड़ा रोचक प्रसंग मिला जी। मैं ये लिखते समय सोचती रही कि अगर अशोक सेक्सरिया जीवित होते तो जरूर सरला देवी के बारे में कुछ कहते, और मैंने ये भी सोचा कि क्या पता उन्होंने कभी कुछ कहा होगा जो मेरी स्मृति में नहीं रहा होगा। तो एक अशोक जी के एक शिष्य हैं, वो वहाँ चाईबासा में रहते हैं मोतिहारी में, तो उन्होंने अभी मुझे एक भेजा एक स्क्रीनशॉट। मैंने कहा कि उन्होंने सरला देवी का जिक्र किया है, तो मैंने कहा कि बताइए कि क्या किया है। तो बहुत मजेदार किस्सा है जो मतलब अगर पहले पता होता तो शायद किताब में भी आता कि सरला देवी की अशोक जी की माँ जो थी वो पिकेटिंग और धरने में जाती थी। तो सरला देवी एक दिन उनसे इस बारे में बात करने के लिए अपनी मोटर गाड़ी में बैठ करके आई। तो लोग 2 तल्ले पर रहते थे अशोक सेक्सरिया का परिवार, तो सरला देवी 2 तल्ला चढ़ना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने उनको नीचे बुलाया, अशोक जी की माता जी को उन्होंने नीचे बुलाया बात करने के लिए। जब वो नीचे आई तो पहले तो क्षुब्ध थी कि ऊपर नहीं आएंगे, और फिर जब आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़ी धूप है, आप थोड़ा आगे चली जाइए छाया में, मैं ड्राइवर को कहती हूँ कि आगे गाड़ी ले आए। तो अशोक जी की माता जी ने उनको कहा कि मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, आप अपने घर चले जाइए, आगे मत जाइए और आगे चले जाइए। वापस घर चलिए। तो मतलब कि एक जो अभिजात्य का एक जो टकराव है, जो सचमुच में आंदोलन में सड़क पर उतर रहा है, हालांकि ये नहीं कह सकती कि सरला देवी नहीं उतरी थी,
लेकिन मतलब कि वो जो एक उनका था, तो उसके कारण बहुत सारे टकराव गांधी ने साबरमती आश्रम में भी देखा जी। होगा। बहुत सारे टकराव तो जरूर हुए होंगे। दीपक के बारे में क्या मिला आपको, कि वो थोड़ा लिखा हुआ हिस्सा है आपने? जी, दीपक दत्त चौधरी के बारे में मैंने फिर वो ग्रेप वाइन से ही पूछा, जी जो अफवाहें और जो किस्से, जो गपबाजी जो चलती है। तो शायद दीपक दत्त चौधरी को भी सरला देवी ने पढ़ने के लिए बाद में विदेश भेजा था। लंदन में जो बारेट लॉ उन्होंने भी किया था, लेकिन वो जब लौट करके आए तो बहुत सफल नहीं थे शायद वो अपने। और बाद में वो कांग्रेस दिल्ली में रह करके और कांग्रेस का ही कुछ मतलब उनके ही माने कुछ करते थे। और एक उनकी चिट्ठी मिली जो उन्होंने उस समय के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को लिखी थी, तो लेकिन किसी ने उनको पत्ता नहीं दिया। सरला देवी की तो मृत्यु हो चुकी थी, वो एक ऐसे भी एक नॉन एंटिटी, जी क्योंकि गांधी के साथ जो उनका संबंध रहा और गांधी ने जब छोड़ा तो बाकी लोगों ने भी उनको त्याग ही दिया था। तो दीपक दत्त चौधरी को भी कोई ऐसी सफलता मिली नहीं। वो वहीं रहते थे, दीपक दत्त चौधरी दिल्ली में। और सरला देवी की मृत्यु के बाद में उन्होंने मगनलाल गांधी की लड़की से शादी की, राधा गांधी से, जिसके बारे में सरला देवी को शायद पता होगा, लेकिन सरला देवी की रजामंदी नहीं रही होगी। तो ये गांधी जी ने इनकी शादी करवाई है दीपक दत्त चौधरी की। लेकिन वो मतलब कि उनके शायद एक बेटी उन्होंने गोद ली थी, बच्चा नहीं हुआ था, जिनके उनके पोते अभी कलकत्ते में रहते हैं, शायंतन चौधरी। मुझे जेरल्डीन नहीं बताया उनका था पता। और अभी इन्होंने दिल्ली में कोई कोठी खाली की, उसमें से कुछ सामग्री उनको मिली है, जी लेकिन वो किसी से शेयर करने के लिए तैयार नहीं। मैंने उनको बहुत बार फोन किया, बहुत बार मैसेज दिए कि आप मुझसे मत मिलिए, लेकिन जो मिला है आपको तो उसकी आप एक स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिए। तो उन्होंने नहीं भेजा। और एक अशोक दत्त चौधरी हैं जो रामभस दत्त चौधरी के भाई के परिवार से हैं, उन्होंने काफी मदद की। उनके बारे में भी जेरल्डीन ने मुझे बताया था। तो ये कई सारे सूत्र जो मतलब कि जो लोग जिंदा हैं या इनको कुछ पता है इस बारे में, ऐसे जो लोग थे उनके बारे में जेरल्डीन जानती थी। जी। तो दीपक का कुछ खास मतलब और पता नहीं। जैसे आपने बहुत सारे बंगाल में जो अकाल आया था उसको लेकर उस समय कुछ पढ़ा था, जी। और अभी कोरोना से हम थोड़ा सा बाहर आए हैं, इसमें सब कुछ हम अपने सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल। एक लेखक होने के नाते आपको क्या लगा कि क्या चीजें पढ़ने और सामने घटित होने जब देखते हैं तो क्या चीजें घटित हुई आपके आपने साथ? कलिकथा का अंतिम हिस्सा तो पढ़ा होगा, याद जी। होगा शायद आपको। तो जब ये सब कुछ घट रहा था तो मुझे लगा कि मतलब कि ये तो मैंने कैसे उस समय देखा और कैसे लिखा उसके बारे में, कि ये सारे लोग जो पूरे मैंने कोरोना नहीं था उसमें, लेकिन जो सब पेड़ पौधे मरने लग गए, तो सारे हवाई जहाज, सब रेलगाड़ियां सब बंद कर दी गई, और सारे लोग जो शहरों में नारकीय जीवन जी रहे थे, करोड़ों का आसमान और धरती छोड़ करके, वो सारे अपने घरों की ओर लौट पड़े। तो मतलब कि अब ये कल्पना थी, क्योंकि क्या है कि कुछ माने हमारे परिवेश परिकर में कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और हमारे घर भी आकर के वो रहते हैं। एक साउथ इंडियन है विजयेंद्र बोल के, उन्होंने कई पुस्तिकाएं भी लिखी हैं। तो वो पीक ऑयल पर और जो ग्लोबल वार्मिंग पर ही उनका मुख्य रूप से उनका काम है। तो शायद उनके कारण ही ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब घट रहा था तब मुझे बहुत ही मतलब अचरज हुआ कि मतलब कि सचमुच वैसा सब कुछ घट रहा है। लेकिन जो हुआ वो तो बहुत ही भयानक था, क्योंकि ये जो लोग अपने घरों की ओर चल पड़े थे और इतने इतने हजारों किलोमीटर चल के जो पहुंचे, जो इतने मर गए रास्ते में, जो भूखे प्यासे, इसकी कल्पना तो मैं नहीं कर पाई थी। इसलिए मुझे लगा कि मेरी जो कल्पना थी वो बहुत ही अधूरी कल्पना थी। लेकिन जो आसमान साफ हो गया, जो नीला आसमान का रंग दिखाई पड़ा, जो चिड़िया सारी लौट आई, क्योंकि मैं बहुत करीब 20-25 सालों से मैं बर्ड वॉचिंग करती हूँ, तो सारी चिड़िया धीरे धीरे सब गायब होती जा रही। पहले हम दिल्ली जाते थे तो एक कुकू चिड़िया है जो हमेशा दिखी जाती थी, और देवघर जाते थे तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि नहीं दिखे, और अब वो नहीं दिखती है, एक बार भी नहीं दिखती है। आप 2-4-5 दिन भी आप इंतजार करते हैं कि शायद दिख जाए। तो जो सब चिड़िया वापस आ गई, सब दिखने लग गई, और बहुत सारा सब कुछ परिवर्तन हुआ, और सब लोग घरों में आपस में एक दूसरे से जो एक नज़दीकियाँ बढ़ी, जो बहुत सारे लोग मनोरंजन के लिए घर वालों से बातचीत, जैसे हमने अपने घर में ही कुलभूषण की एक रीडिंग की,
जी। हाँ, तो हमारा जो जॉइंट फैमिली है, सब ऊपर नीचे रहते हैं, तो सब इकट्ठे हुए और सबने कहा कि जो, जबकि मैंने किसी की कोई रुचि नहीं है वैसे खास मेरे लिखने में, लेकिन जो मतलब अगली जनरेशन, तो सबने कहा कि हम सुनेंगे, आप रोज एक चैप्टर सुनाएंगे, हम पूरा उपन्यास सुनेंगे। सुना नहीं पर खैर एक आध बार सुना। तो मैंने ये जो सब कुछ हुआ, तो ये जो बाद में जो देख रहे हैं, तो ये लगता है कि हमने कोई लेसन नहीं लिया। कई बार आश्चर्य होता है कि अरे फिर इतनी भीड़ है, फिर इतने लोग निकल रहे हैं, फिर इतनी सब जगह लोग जमा हो रहे हैं। यानी कि हमने अपनी जीवन शैली में और हमने इस धरती के बारे में जो कुछ हमको और सोचना चाहिए था, वो तो एक हर व्यक्ति के लेवल पर होगा ना, कि हम बत्ती न जलाएं या पानी न बर्बाद करें या हम झूठ मूठ की इतनी यात्राएं न करें। अब धर्म के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर सब कुछ, मैंने इतना सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो ये लगता है कि हमने सीखा कुछ भी नहीं उससे। वापस सब लोग अपनी उसी पुरानी जीवन शैली में चले आए। तो ये देख करके कई बार ये लगता है कि आदमी सीखता नहीं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपना जो मानस बना लिया है ना, वो बहुत सुविधाओं वाला मानस है। वो ये जो माइंड ओवर मैटर जो है, कि मतलब कि वो मैटर जो है उसने माइंड को पूरी तरह से दबा लिया है। जी। तो अब इसमें से निकलने का कोई मतलब रास्ता नजर नहीं आता है। जो किशोर बाबू जो सड़कों पर पैदल घूमते हैं कि गाड़ी में नहीं बैठेंगे क्योंकि इसका पैसा विदेश जा रहा है, तो वो जो मानस है वो अब पागल खाने का ही मानस शायद हो गया। मैंने हमारे में कोई परिवर्तन आया हो ऐसा दिखाई नहीं। जानकी दास मेंशन में जो पात्र है जय गोविंद, जी। वो भी अपने बीच के शहर का हिस्सा है, उसको बचाना चाहता है, सोसाइटी का चेयरमैन बन गया है, तो उसको भी क्या कारण है कि ये जो नया विकास है इसमें पुराने के लिए कुछ जगह ज्यादा नहीं बची हुई है? क्योंकि एक बार रामचंद्र गुहा हमको मिले थे, तो पूछा कि क्या लिख रही हैं। मैंने कहा क्या लिखेंगे, आप तो गांधी पर लिख रहे हैं और हम तो ऐसे पात्र पर लिख रहे हैं जिसके लिए रोल मॉडल गांधी नहीं है, अमर सिंह है। तो वो हंसने लग गए। मैंने कहा मतलब कि जो आपने उपन्यास पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम समर सिंह कहते हैं उपन्यास। तो मतलब कि ये जो जोड़ तोड़ की और जो ये राजनीति थी और ऊपर पहुंचने की और नेटवर्किंग की, जिसको हम नेटवर्किंग शब्द उसके लिए सही है, तो ये सब में कहाँ आदर्श। अभी आप कहते हैं कि मैं तो गांधी वाली किताब लिखते लिखते बार बार मतलब अखबार पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि अरे क्या ये देश बन गया। मतलब कि चूंकि आप गांधी को पढ़ रहे हैं और गांधी के विचारों से आप गुजर रहे हैं, तो अखबार नहीं पढ़ा जाता। बार बार एक धक्का सा फिर नए सिरे से लगता है कि मतलब कि अरे क्या क्या हो रहा है, क्या देश बन गया, क्या हम कर रहे हैं। तो ये तो मतलब जानकी दास तेजपाल मेंशन में भी लिखते समय कि मतलब कि जो आप कह रहे हैं कि मैंने जो पुराना जो है उसको तो तोड़ करके ही नया बनेगा। अब आपके गोवा में हम आए हैं तो हम सोचते हैं कि अब टैक्सी वाले से पूछते हैं कि पुराने मकान कहाँ दिखेंगे, तो नया मकान तो कोई भी दिखता है तो हम आँख घुमा लेते हैं, पुराना कोई दिखता है तो हम तुरंत देखते हैं कि अच्छा चलो बचा हुआ है। तो मतलब कि एक जो हमारे में जो एक लगातार विकास के नाम पर इतिहास को धोने पोंछने, चाहे परिवार में हो और चाहे समाज में हो चाहे शहरों में हो, वो लगातार हम उसको ध्वस्त करने की हमारी इच्छा है। क्योंकि हम उससे, हमको लगता है कि हम ये मॉल और ये फ्लाईओवर और ये बना करके और हम एक शहर को बहुत सुंदर बना सकते हैं, बहुत सुविधाजनक बना सकते हैं। तो लगातार मतलब हम एक मतलब अगर आप एक तो कोई ऐप है जिसमें आप देख सकते हैं कि धरती पर कितने प्लेन उड़ रहे हैं, तो आजकल जो टिकट आती है उसमें ये लिखा रहता है कार्बन एमिशन कितना परसेंट होता है, कितना टन कार्बन एमिशन प्रति व्यक्ति हो रहा है। मैंने आपने जो टिकट खरीदी तो आप कितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं, तो आप उसको अगर ऐप में देखें तो ऐसे लगेगा कि जैसे चींटियां चल रही हैं। आप अगर देखिएगा जरूर, मतलब कि वो चींटियां चल रही हैं इतने, मतलब एक अमेरिका का अगर आप देखेंगे तो इतने प्लेन उस पर उड़ रहे हैं, इतने पूरे दुनिया में प्लेन उड़ रहे हैं। तो आप कौन सी धरती को बचाएंगे। ये सब जो जितना ये जिनीवा कॉन्फ्रेंस और ये सब जितने जो पेरिस पैक्ट सब होते हैं और जितनी ये बातें की जाती हैं क्लाइमेट चेंज के लिए रोकने की, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की, वो सब बातें खाली बातें करने के लिए, क्योंकि हम सुविधा छोड़ने के लिए कहीं भी कभी भी तैयार हैं। जी मैम, 13 हलफनामे का संपादन करते समय आपने उन 13 कहानियों का चयन कैसे किया? क्योंकि जो मूल पुस्तक अंग्रेजी की है उसमें तो 22 कहानियां थी।
जी, मैंने सब कहानियां पढ़ करके ही चयन किया ऑब्वियसली, मतलब कि जो कहानियां मुझे बहुत पावरफुल लगी, क्योंकि वो उनमें कॉमन ये बात थी कि वो स्त्री लेखिकाओं की लिखी हुई कहानियां और एक अलग समय में लिखी हुई कहानियां। अंग्रेजी जो था वो तो काफी पहले ही आया था, तो एक तरह से मतलब एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है ना जो विमेन राइटिंग का, मैंने पूरे इस देश में जो विमेन राइटिंग हो रही थी और जो बहुत पावरफुल विमेन राइटिंग हो रही थी, यानी स्त्री विमर्श की बातों के पहले एक तरह से समझिए, तो मतलब कि इसलिए मेरे दिमाग में ये था कि उन कहानियों को चुना जाए जो उन स्त्री लेखिकाओं को एक बहुत पावरफुल राइटर के तौर पर, खाली एक वुमेन राइटर के तौर पर नहीं बल्कि एक पावरफुल राइटर के तौर पर इस्टेब्लिश करते हैं। ये मेरे दिमाग में इसके पीछे। मैम एक प्रश्न भाषा को लेकर है। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था कि अपनी सामाजिक स्थिति के कारण जब स्त्रियां जब लिखती हैं तो उसमें जो सामाजिक चेतना है उसमें ही अंतर नहीं होता एक पुरुष लेखक से, वाक्यों की रचना, शब्दों के प्रयोग उस तक में भी अंतर होता है, और इस कारण जो है एक पुरुष वाक्य स्त्री वाक्य, पुरुष भाषा स्त्री भाषा, इस तरह की भी बहस चली। तो आप इस बाइनरी में पढ़ती हैं या नहीं? मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारी भाषा जो होती है वो पता नहीं किन किन स्रोतों से आती है, माने आप उस भाषा को कॉन्शियसली तो नहीं गढ़ते हैं, वो भाषा आप गढ़ते हैं अपने परिवार से, स्कूल से, आसपास के माहौल से, अखबारों से, किताबों से, यानी कि जिस दुनिया में आप रहते हैं उसके तमाम स्रोत आकर के आपकी उस भाषा को गढ़ते हैं। तो मुझे नहीं कभी ऐसा लगा नहीं, और अशोक जी हमेशा एक तो ये कहते रहे कि आपके वाक्य बहुत माने उनका स्ट्रक्चर बहुत, गठन बहुत बढ़िया होता है आपके वाक्यों का, एक प्रशंसा उन्होंने तो इसलिए मतलब मुझे शायद मतलब एक उस तरह से अपने लिखने को लेकर के और एक स्त्री के तौर पर लिखने का, क्योंकि मेरा मैंने उस तरह से मानस नहीं था, हालांकि मैं जो लिख रही हूँ डेफिनेटली वो एक स्त्री की भाषा तो उसमें होगी ही, पर मेरे ख्याल से वो एक बहुत कॉन्शियस लेवल पर मेरे दिमाग में भाषा के प्रश्न नहीं रहे, क्योंकि वो मुझे हमेशा लगता है कि आपकी भाषा जो है वो बहुत स्रोतों से आती है, और यहाँ तक कि आप उसका एक्नॉलेजमेंट भी करना हो तो बड़ा मुश्किल है करना कि वो कहाँ से आई। मैम एक दो प्रश्न हमारे साथी रोहतास के हैं, इन्होंने आपकी कहानियों से संदर्भ लेते हुए पूछा है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्त्री की आगे ना निकल पाने या उसके सशक्त ना हो पाने में भी किसी स्त्री का ही हाथ होता है, इस प्रकार के, तो ये हमारे परिवेश में ये किस तरह से होता है और कैसे इससे मतलब स्त्री मुक्ति की बहस में इससे कैसे पार पाया जा सकता है? देखिए, जो भी एक तो मेंटल कंडीशनिंग है जो औरतों की, जो समाज में समाज में बड़ी होती है, तो सबसे पहले तो उनकी ही मेंटल कंडीशनिंग की जाती है कि स्त्री को ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो ये तो मतलब लगातार ये तो चलता आया है, लेकिन अभी आप देखिए तो इतने पिछले सालों में तो बहुत तेजी से सब कुछ बदला है। अब ये जो बदलाव का कारण है तो ये समाज या साहित्य नहीं है जिसने इसको बदला है, मुझे लगता है कि जो तमाम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में है, एक तरह से ग्लोबलाइजेशन भी कह लीजिए, क्योंकि अगर ये बहुत संभावना थी कि मैं एक साड़ी पहन करके और सिर ढक करके ही अभी भी रहती, यानी कि मतलब एक जो सुपरफिशियल जो वस्त्र का जो चेंज है उसकी बात मैं सिर्फ एक बताने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मतलब जो हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो जीवनचर्या है, हम लड़कियों से क्या बनने की आशा करते हैं वो तो लगातार बदलता गया है। जैसे अब हमारी बेटी तो सोच भी नहीं सकती कि वो सिर्फ एक गृहस्थन भर के घर में बैठी है, लेकिन हमारे समय में हमारी माँ क्लास 6-7 तक पढ़ी थी, और हमारे समय में ये था कि कॉलेज तक तो पढ़ना ही है, हालांकि सब जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी प्रोग्रामिंग तो कुछ नहीं बनने की थी, कहीं कुछ बन न जाए, मैंने हमारी तो प्रोग्रामिंग ये थी, हमको एक बार जो नॉर्वे में विन की कॉन्फ्रेंस होती है, विन इंटरनेशनल नेटवर्क, तो अपने अपने बारे में बोलना था। मैंने कहा अपने बारे में क्या बताएं कि हमारी तो यही प्रोग्रामिंग थी कि कहीं कुछ बन न जाए। पढ़ते थे तो लगता था कि क्यों इतना पढ़ते हैं, अगर फर्स्ट भी आते हैं तो क्या दरकार है फर्स्ट आने की, उसके लिए इतना पढ़ने की क्या जरूरत। तो मतलब कि ऐसा भी नहीं था कि लोग नहीं चाहते थे कि फर्स्ट आए, लेकिन उसके लिए इतना पढ़ने की जरूरत है। तो ये जो एक प्रोग्रामिंग जो थी वो तो बहुत तेजी से बदली है वो प्रोग्रामिंग, तो हमारे बाद की पीढ़ी में बदली है, उसके बाद की पीढ़ी में भी और तेजी से बहुत बदल रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसके पीछे जो बहुत सारे जो चेंजेस आए हैं वो मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो मतलब एक जो सोसाइटी जो बहुत स्टैटिक सोसाइटी थी वो बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रही है। अब इसमें जो उपभोक्तावाद है उसका भी रोल है, माने उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो भी हैं, लेकिन उसके बहुत सारे पॉजिटिव जो आउटकम्स हैं उनको भी हम देख सकते हैं कि उसमें स्त्री तो पहले से बहुत स्वतंत्र हो गई। और जैसे मैंने कहा कि मेरी
सास मेरी दादी ने मुझे बचपन में कहा कि तुमको घर गृहस्थी खाली नहीं करनी है। और हमारी सास ने कहा कि नहीं नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो, कोई कुछ भी कहता है कहने दो, पढ़ो। तो मतलब कि अब ये भी स्त्रियां ही थी, तो ये संयोग है कि हमारे जीवन में जो स्त्रियां थी उन्होंने हमको हमेशा आगे बढ़ाने की सोची। मैम, प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति की आगे चलने वाली मशाल है, लेकिन अभी हमारी राजनीति का ऐसा पतन हुआ है कि कई बार साहित्यकार राजनीति के पीछे चल पड़ते हैं, तो इसके क्या कारण ऐसा है? सब समय में होता रहा है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी जी। तो बहुत सारे लेखक उनके साथ थे ना, तो ऐसा हमेशा होता रहा है। रशिया में भी जो लेखक जिनको साइबेरिया नहीं भेजा गया तो वो सब उनके साथ में थे। साथ ही थे। तो ऐसा तो हमेशा होता रहा है। लेकिन देखिए कि मतलब कि हम ये उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते हैं कि माने कि दुनिया जो है वो एक सच्चाई पर, भाईचारे पर, अंततः मतलब आप देखिए तो फिर गांधी बार बार आ ही जाते हैं दिमाग में कि जो माने जैसा होना चाहिए, जो हम जानते हैं कि मतलब कि जैसी दुनिया को होना चाहिए, तो उसका एक प्रारूप हम सबके अंदर में कहीं ना कहीं रहता है। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो नहीं हो रहा है उससे हम असहमत हैं, या हमने अपनी अब कहिए कि आत्मा को बेच दिया है कुछ फायदों के लिए। तो ऐसा भी होता आया है। लेकिन शायद मतलब ये उम्मीद भी बची रहना कि ये सब कुछ बदलेगा और एक ऐसा निजाम आएगा जिसमें सच को सच की तरह ही बोला जाएगा, उसमें मेल मिलावट करके उसको सच नहीं बनाया जाएगा किसी भी बात को। ये उम्मीद तो हमेशा बनी रहेगी। लेखन को लेकर के आप संतुष्ट होती हैं कि जो आपने लिखा उसका समाज उसी तरीके से? नहीं, समाज की बात नहीं है देखिए, क्योंकि समाज का तो अपना वो कैसे भी देखे, बात ये सिर्फ अपने आप से है। तो मुझे लगता है कई बार, अभी जैसे मैं एक किताब पढ़ रही हूँ भालचंद्र नेमाड़े का हिंदू जीने का समृद्ध कबाड़, तो उसको शुरू में पढ़ते हुए मैं बहुत दुखी थी कि मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकती, कि मतलब मैं तो ऐसा नहीं लिख पाऊंगी, या मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिसकी तुलना इससे की जा सके। तो मतलब कि ये तो होता ही है कि अगर आप कोई भी अच्छी किताब पढ़ें तो आपके मन में ये आता ही है कि मतलब कि काश हम भी ऐसा लिख पाते, या ये क्षमता हमारे में होती कि हम ऐसा लिख पाते। ये तो बहुत ही सहज है ऐसा मन में सोच पाना। नया लिखते समय वो कौन सी कृतियां आपकी हैं जो बार बार आपके सामने चुनौती होती हैं कि इससे अच्छा लिखना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे ख्याल से, किसी भी लेखक के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपके सामने वही होता है जो पात्र आपको, जो आपके दिमाग में एक पात्र से शुरू होता है या किसी बात से, किसी घटना से शुरू होता है, और फिर आपको लगता है कि माने कि वो आपको कितनी यात्रा करवा सकता है। तो अगर लेखक को वो यात्रा करवा सकता है तो पाठक को भी यात्रा करवा। जो कलिकथा लिखते समय भी मेरे दिमाग में था कि मैं जो यात्रा कर रही हूँ तो मैं अपने पाठकों को भी वो यात्रा करवाना चाहती हूँ। अब उसका क्या फॉर्मेट बनेगा, कितना वो सफल होगा, ये तो कोई भी नहीं कह सकता है। जैसे अब मैंने वेस नेपॉल को नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद में उनकी किताब मैं खरीद के लाई, हाफ अ लाइफ, और मैंने 20-25 पन्ने पढ़ करके छोड़ दी। मैंने कहा इसमें तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी लेखक कुछ ऐसा लिखे कि उसमें कुछ खास बात ना हो। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे संयोग इसमें भी काम करते हैं, और हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, जो पीछे बीता, जो आगे हो सकता है, उसकी हमारी कल्पना, ये सब कुछ उसमें संयोजित होता है। अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की और हम लोगों ने काफ़ी कुछ सवाल जो पूछे हैं वो अनगढ़ हैं, लेकिन इस श्रृंखला का मतलब ही है कि ये बतकही है, तो कहीं से कुछ भी। बतकही नाम बहुत अच्छा दिया है आपने, और सचमुच भी एक बतकही की तरह भी, क्योंकि पता भी नहीं था कि आप क्या पूछेंगे। मुझे ये अच्छा लगा कि आपने लगभग मेरे सभी उपन्यासों का नाम ले लिया, कहानी का भी रोहतास जी ने दिया। तो धन्यवाद, हम लोग फिर किसी मोड़ पर मिलेंगे और ऐसे ही आप बतकही के साथ जुड़े रहें, और अलका जी के बारे में जो कुछ आपको अच्छा लगे तो जरूर लिखिए, लेकिन अगर बुरा लगे तो वो भी लिखिएगा, जिससे हमको पता चले कि क्या हमारी कमियां और कमजोरियां हैं। धन्यवाद।